हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11 से। यहाँ पर आपकी बुक चल रही है राजनीतिक सिद्धांत, यानी आपकी पहली बुक चल रही है यहाँ पर। और इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अध्याय 6वां है, नागरिकता से संबंधित अध्याय है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। नागरिकता वाला टॉपिक जो है आज के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर ये बताया गया है कि एक व्यक्ति के लिए किसी राष्ट्र से संबद्धता रखना कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम लोगों का किसी राष्ट्र से एक खासी पहचान रखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों की इस तरह की पहचान नहीं होती है उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो सब चिंतन यहाँ पे इस अध्याय में कहा गया है, लिखा गया है पूरा। तो यहाँ पर वास्तव में जो नागरिकता है वास्तव में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संवैधानिक रूप से तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा हमारे हर यानी कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति सही, चाहे किसी भी मुल्क का कोई भी व्यक्ति सही, अगर कोई उसके पास अपने मुल्क की पहचान नहीं है, यानी अपने देश की पहचान नहीं है, अपने पर्टिकुलर देश की नागरिकता नहीं है, तो यकीन मानिए उसे कोई पूछने वाला नहीं है। उसकी कोई वास्तव में ना कोई संस्कृति होगी, ना ही कोई उसका कोई कह सकते हैं कोई, ना ही कोई उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी होगी। यानी कि हमारी जो पहचान, हमारा जो कह सकते हैं हमारी पहचान है, हमारा जो प्रतीक है, वो हमारे देश में ही निहित होता है, देश की नागरिकता में निहित होता है। यानी हम किसी देश के अगर नागरिक हैं तो यकीन मानिए हमें वो सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी जो किसी देश के नागरिकों को मिलनी चाहिए। और यकीन मानिए अगर हम ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी हम कहीं मान लीजिए कहीं कहीं किसी युद्ध से भागे हुए रिफ्यूजी हैं या किसी कारणवश हमने प्रवास किया है और प्रवास के दौरान अपना देश छोड़ दिया है, तो हम भगोड़े टाइप रह जाएंगे वहाँ पर और हमें तमाम अधिकारों से हमें वंचित कर दिया जाएगा। तो किसी व्यक्ति के लिए नागरिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कोई भी देश का नागरिक हो सकता है। तो नागरिकता की परिभाषा यहाँ पर कुछ इसी तरह से इन्होंने परिभाषित की है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि नागरिकता की परिभाषा किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में की गई है। यानी कि राजनीतिक समुदाय का मतलब क्या होता है? राजनीतिक समुदाय का मतलब ये है कि भाई जो एक राष्ट्र है, नेशन है, तो नेशन पूरा क्या है? नेशन चाहे वो प्रजातंत्र हो वहाँ पर या फिर राजतंत्र हो, यानी लोकतंत्र हो या फिर राजतंत्र हो, तो वो पूरा क्या है? वहाँ पर लोकतंत्र अगर स्थापित होगा तो कुछ चुनिंदा वहाँ पर उन्होंने जगह मिला के किया होगा कि भाई ये पर्टिकुलर क्षेत्र में लोकतंत्र स्थापित है, यानी पर्टिकुलर क्षेत्र यानी पर्टिकुलर एरिया जो है, यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं इन्हें इन्हीं नियमों को मानना पड़ेगा, यहाँ के संविधान को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो ये रहने वाली जो कम्युनिटी है इस क्षेत्र में, जैसे मान लो भारत का है क्षेत्र है 32 लाख जो वाला है, तो वो इस क्षेत्र में जो भी रहने वाला व्यक्ति वो क्या है? यहाँ का, यानी कि यहाँ पर मूल रूप से यहाँ पर जो संवैधानिक रूप से इसे मान्यता दी गई है वो क्या है? नागरिक ही तो है। तो यहाँ पर नागरिकता की परिभाषा को भी ऐसी यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि भाई नागरिकता जो है किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में की गई है। अगर हम देखें तो हमारे लिए अभी कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन विश्व में एक सामूहिक राजनीतिक पहचान होना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें कुछ अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। हर कोई देश, हर कोई व्यक्ति यहाँ पर अपने अपने संबद्ध राष्ट्र, संबद्ध का मतलब जिस राष्ट्र से संबंधित है उसके आधार पर अपने आप को कोई भारतीय कहता है, जापानी बताता है, जर्मन बताता है, फ्रांसीसी बताता है, कोई भी बताता है। ये बात आपने देखा है। नागरिकता होने का अर्थ ये भी होता है कि आपको कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि राष्ट्र आपको सौंपता है। जैसे आपको बताया गया है कि नागरिक अपने राष्ट्र से कुछ बुनियादी अधिकारों के अलावा कहीं भी यात्रा करने का अधिकार और सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा रखते हैं। यानी कि मान लीजिए हम जिस देश के नागरिक हैं तो ना हमारे होने का ये फ़र्क ये है कि भाई हम ये चाहते हैं कि हम अपने देश से सुरक्षा की भावना भी रखें। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लूँगा यहाँ पर कोरोना पैंडेमिक का। कोरोना पैंडेमिक के दौरान आपने देखा था कि तमाम हमारे जो प्रवासी भारतीय थे तमाम फंसे हुए थे, विभिन्न जगहों पर फंसे हुए थे, विभिन्न देशों में फंसे हुए थे, रोजगार की तलाश में यहाँ पर गए थे, रोजगार कर रहे थे। तो उन्हें निकालने के लिए किस तरह से सरकार ने युद्ध स्तर पर अभियान चलाए और उन्हें यहाँ पर अपने स्वदेश वापस भी लेकर आए। इसके अलावा तमाम परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, कहीं कहीं मान लो भारतीय कामगार वर्क कर रहे हैं और अचानक से उस देश में युद्ध छिड़ जाए या कोई आपात स्थिति आ जाए, उस स्थिति में भी हमारा जो विदेश मंत्रालय तत्पर रहता है। तो यहाँ पर ये क्यों रहता है? इसलिए रहता है क्योंकि वो देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते हमारी सरकार की जिम्मेदारी है वो हमें इस तरह की सहयोग और सुरक्षा प्रदान करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं। तो पहले का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वही बात जो मैंने पहले आपको बोली कि नागरिक होना हमारे लिए, यानी किसी देश का पर्टिकुलर नागरिक होना कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमें तब पता चलता है जब हम शरणार्थियों को देखते हैं, अवैध प्रवासियों को देखते हैं। अवैध प्रवासियों का मतलब है जो घुसपैठिए हैं। जैसे क्या होता है कभी कभी कुछ देशों में बुनियादी अवसंरचनाएं नहीं हैं तो लोग रोजगार की तलाश में या फिर कोई मान लीजिए कुत्सित मानसिकता वाला होता है, जैसे गंदी मानसिकता वाले लोग हैं, पाकिस्तान टाइप के लोग हैं, तो वो केवल घुसपैठ किस लिए करते हैं? आतंकवाद फैलाने के लिए घुसपैठ कर देते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो इनके साथ फिर क्या होता है? इनके साथ वही होता है, इनके साथ
या तो इन्हें बंद कर दिया जाता है जेल में, यानी इन पर कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, या फिर इन्हें पकड़कर डिटेंशन सेंटर जो होते हैं, आपने सुना होगा, उनमें डाल दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रवासी या शरणार्थी जो होते हैं, जिनके पास देश की कोई पहचान नहीं है, भाई किस कहाँ से आने वाले क्या हैं, तो वास्तव में उन्हें मजबूरी में उनके कोई अधिकार नहीं रह जाते हैं, उन्हें किसी शरणार्थी गृह में जाकर अपना जीवन काटना पड़ता है। तो ऐसे केसेस आपको दुनिया भर में हर जगह देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर फिलिस्तीनी शरणार्थियों का एग्जाम्पल दिया गया है, ऐसे केस आपको रोहिंग्या के संदर्भ में देखने को मिल जाएंगे। और भी यानी कि जो सीरिया वगैरह है, सीरिया वगैरह के बॉर्डर पर जो युद्ध चला है वहाँ पर, तो सीरिया वगैरह के अगल बगल के जो देश पड़ रहे हैं, सीरिया वाले निवासियों ने वहाँ पर भी प्रवास किया है, तो वहाँ पर भी वो लोग शरणार्थी गृहों में रह रहे हैं, यानी क्योंकि अपना देश तो उनका नष्ट हो चुका है, तो दूसरे देश में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। तो वास्तव में उनकी जो नागरिकता है, नागरिकता पर मिलने वाले अधिकार हैं, यानी नागरिकता पर अधिकार तो तभी मिलेंगे जब आप अपने देश में होंगे। अब आप अपने देश में है नहीं, यानी जिस देश के नागरिक हैं आप उसमें तो है नहीं अपने देश में, कहीं दूसरे देश में थोड़ी ना आप डिमांड करेंगे भाई हमें भी यहाँ के अधिकार दो। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ का व्यक्ति, इंडिया वाला व्यक्ति इंडिया से जाकर अमेरिका में पहुंच जाए और अमेरिका की सरकार से कहे भाई हमें अधिकार दो, तो अधिकार कैसे दे देगा, क्योंकि अमेरिका का नागरिक थोड़ी ना है, वो तो इंडिया का नागरिक है। तो ये दिक्कतें होती हैं, और इसलिए जरूरी ये है कि किसी व्यक्ति को किसी देश का पर्टिकुलर नागरिक होना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई नागरिक अधिकार जो हमें मिलते हैं उनकी प्रकृति जो है अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग हो सकती है, यानी यहाँ पर जो अधिकार हमें दिए गए हैं उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक देश जो आप उठा के देखेंगे, जो वर्तमान में जो देश अपने आप को लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं, तो वहाँ पर कुछ राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी कि वहाँ पर राजनीतिक अधिकार नागरिक होने के नाते कौन कौन से मिले हैं? वोट देने का अधिकार। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ आर्टिकल 325 में कहा गया है कि भाई किसी व्यक्ति को धर्म, लिंग, जाति, समुदाय, मजहब के आधार पर उसे वोटर लिस्ट में शामिल होने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, यानी कोई उसे प्रतिबंधित नहीं कर सकता है कि आप वोटर लिस्ट में अगर आप अर्हता रखते हैं, यानी 18 साल से ऊपर के हैं, तो आपको कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। अगर आप भारत के नागरिक हैं और 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, तो आपको कोई इसी आधार पर नहीं रोकेगा कि भाई ये फलानी जाति के हैं या फलाने धर्म के हैं, नहीं रोकेगा अगर आप नागरिक हैं तो। अभिव्यक्ति की आस्था है आपके लिए, ये आज़ादी जैसे नागरिक अधिकार, इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा, ये अधिकार, यानी कुछ सामाजिक अधिकार भी आपको दिए गए हैं। यानी कि ये आप अधिकार कहाँ पर मिले हैं आपको? एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते ये अधिकार हर देश, यानी जो जहाँ के आप नागरिक हैं वो देश ज़्यादातर ये अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करते हैं, और आप ये सब देखते भी होंगे। तो यहाँ पर आप जो अभी अधिकार ये वाले देख रहे हैं, जैसे मतदान का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है, या फिर न्यूनतम मजदूरी, ये न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा का अधिकार है, ये सामाजिक आर्थिक अधिकार है। यानी कि यहाँ पर जो मतदान, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है, ये नागरिक अधिकारों में आ जाते हैं। वहीं न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा, ये सामाजिक अधिकारों में आ जाते हैं, सामाजिक आर्थिक अधिकारों में आ जाते हैं। ठीक है, अभी आप अधिकार जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं, जिन अधिकारों के लिए दुनिया भर में लोग सचेत हैं, दुनिया भर में लोग अपने अपने अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ये अधिकार कोई एक दिन में प्राप्त नहीं हो गए हैं, इनके लिए एक लंबा संघर्ष लड़ना पड़ा है। उस संघर्ष की कहानी आपको स्टार्ट होगी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। आपको पता है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमने पढ़ा भी है, 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा हमने, 9th हिस्ट्री में भी, 10th हिस्ट्री में भी पढ़ा है हमने। तो आपने देखा कि वहाँ के लोगों ने किस तरह से एक हिंसक झड़प के बाद जो फ्रांसीसी क्रांति वहाँ प्राप्त कर पाई है 1789 में। बहरहाल उसके बाद भी जो भी स्थितियाँ रही हों, लेकिन एक शुरुआत तो छेड़ी उन्होंने, एक शुरुआत तो की पूरे विश्व भर में। तो यहाँ पर ऐसे करके इन्होंने जो है धीरे धीरे करके ये यहाँ पर एक शुरुआत की है। इसके अलावा ये भी आपको पता है कि एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देशों में औपनिवेश स्थापित रहे हैं, यानी औपनिवेशी शासन रहा है, यानी विदेशी लोगों ने वहाँ पर आकर अतिक्रमण किया है, वहाँ की सत्ता पर अपने आप को काबिज कर लिया है, तो उनसे भी संघर्ष लड़ना पड़ा है। तो ऐसे संघर्ष के फलस्वरूप हमें ये अधिकार मिले हैं। देखिए यहाँ पर कहानी लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको पहले से बता दूं। कुछ लोग चिंतित होंगे, सर कमेंट आप अंडरलाइन कर दे रहे हैं, क्या लिखना है या नहीं लिखना है। लिखने से इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे कहानी जो आपको पता है वही कहानी को यहाँ पर लेखक ने पिरोया है, कोई नई कहानी नहीं है, और जो लिखने लायक होता है वो मैं बता देता हूँ। अब जैसे आपने अफ्रीका का देखा, अफ्रीका का संघर्ष, तो दक्षिण अफ्रीका में भी वही स्थिति थी, यानी नेल्सन मंडेला ने एक लंबा संघर्ष लड़ा है, 27 साल की जेल भी काटी है, तो वो स्थिति वही तो थी वहाँ पर। यानी कि जो गोरे लोग थे, अल्पसंख्यक लोग थे, वो वहाँ पर औपनिवेशिक शासक बनकर बैठ गए थे, और वहाँ के बहुसंख्यक जो यानी कि ब्लैक समुदाय जो था, काले लोगों वाला समुदाय था, उस पर अत्याचार किए गए, और उस अत्याचारों के खिलाफ एक बहुत बड़ा वाला आंदोलन खड़ा हुआ, और उस आंदोलन के फलस्वरूप जो है साउथ अफ्रीका को 1994 में आज़ादी मिल गई। यानी कि इसको बारे में आपने पूरा संघर्ष पढ़ा था। तो ये सब चीज़ें जो हैं कोई एक दिन में नहीं मिली हैं। ये अधिकार जो आज हम बात कर रहे हैं नागरिक अधिकारों की, या फिर और भी अधिकारों की बात कर रहे हैं, कोई एक दिन में नहीं मिले हैं। एक लंबा संघर्ष है हमारे नेताओं का, राजनेताओं का, देशभक्तों का, जिसके फलस्वरूप हमें आज ये अधिकार सुनिश्चित हुए हैं। तो नागरिक होने के नाते हमें ये सब अधिकार मिले हुए हैं। वहीं
आपने देश में महिला आंदोलन, दलित आंदोलन, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो ये आंदोलन बार बार क्यों उठते हैं? ये इसलिए उठते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरतों की ओर ध्यान आकृष्ट हो और जनमत बदला जाए, ये सब अधिकार, समान अधिकार वगैरह सुनिश्चित किए जाएं। तो इस वजह से समय समय पर ये अधिकार के आंदोलन उठते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम। अब देखिए यहाँ बताया गया है, नागरिक सिर्फ राज्य सत्ता और उसके सदस्यों के बीच संबंधों का निरूपण नहीं करते हैं, बल्कि ये उससे भी अधिक हैं। उससे अधिक कैसे हैं? यानी कि यहाँ पर एक नागरिकों को एक दूसरे के प्रति, समाज के प्रति निश्चित दायित्व तो शामिल होते ही होते हैं। यानी कि हर देश के नागरिकों के कुछ ना कुछ दायित्व हैं, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर्तव्य भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्र के द्वारा उन पर थोपी कानूनी बाध्यताएं नहीं है, यानी कानूनी बाधाएं नहीं होती हैं, बल्कि राज्य जो है उनके समुदाय और सहजीवन के बारे में भी यहाँ पर कुछ प्रबंध करता है। तो वो बताया गया है, उनके कुछ नैतिक दायित्वों का भी निर्वहन करता है, ताकि नागरिक जो है आगे बढ़ सके, अपना सामाजिक आर्थिक विकास कर सकें। तो ये सब चीज़ें हैं। एक देश के नागरिक होने के नाते आपको जो है देश के संसाधनों पर भी आपका हक होता है। आप उनके उत्तराधिकारी होते हैं, न्यासी होते हैं, यानी आप उन पर जो निकाल सकते हैं उन्हें। यानी आपने देखा होगा, यानी हम अगर देश के नागरिक बन जाते हैं तो कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इसके बारे में हमारे संविधान में भी आर्टिकल 301 से लेकर आपने पढ़ा होगा 304 तक उपबंध किए गए हैं। 19 यानी आर्टिकल 19 में भी आपको पता है, यहाँ पर भी उपबंध रखे गए हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक नागरिक होने के बाद ही तो हमें ये सब चीज़ें मिली हैं। यानी अगर हम नागरिक नहीं होते तो क्या हमें ये अधिकार मिलते? नहीं मिलते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप इसमें अगला पॉइंट करके लिख लेना, अगला पॉइंट यहाँ करके सेकंड पॉइंट लिख लेना यहाँ पर, यहाँ से लेकर ये सेकंड पॉइंट और इसका ये सब पॉइंट बना देना, यहाँ से लेकर ये इसका सेकंड का सब पॉइंट ये बना देना। तो ये आपका पॉइंट पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगली हेडिंग है ये संपूर्ण और समान सदस्यता। देखिए ये जो हेडिंग है वास्तव में ये अभी वास्तविकता का, यहाँ पर वास्तविकता का चित्रण कर रही है। यानी कि ये जो हेडिंग आप देख रहे हैं और यहाँ पर एक दिखाया गया, एक बस दिखाई गई है, बस के ऊपर आप देख पा रहे हैं कुछ लोग आउटसाइड में लटके हुए हैं, कुछ लोग आसानी से बैठे हुए हैं अंदर। ये क्या है? ये वास्तविकता ये दिखा रही है जो असमानता व्याप्त है। यानी एक देश के नागरिक होने के बावजूद भी जो असमानता व्याप्त है, वो असमानता के बारे में बताया गया है। यानी हमें अधिकार तो समान मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी एक स्थिति एक बनी गई है कि जो लोग वास्तव में संपन्न हो गए हैं वो ये कह रहे हैं नहीं, गरीब लोग हैं, बाहर धकेलो। तो वो स्थिति का यहाँ पर चित्रांकन किया गया है। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया रेल या बस के डिब्बे की, यहाँ पे कहा गया कि भाई बिल्कुल इसी तरह से हमारी नागरिकता वाला इन्होंने यहाँ पे बताया है कि भाई जो प्रवेश पाने के लिए पहले शायद एक दूसरे से लड़ पड़े थे। यानी कि जैसे मान सकते हैं कि भाई ट्रेन के डिब्बे में कोई प्रवेश पाने के लिए पहले लोग एक दूसरे से लड़ पड़े थे, अब जैसे ही वो अंदर पहुंच गए तो वहां पर उनका स्वार्थ बदल जाता है। यानी कि जब जल्दी जैसे पहुंच गए, यानी कि जो व्यक्ति मान लो लड़ झगड़ कर सीट पाड़ ली जिसने, मान लीजिए ट्रेन के डिब्बे में जिसने एंट्री मार ली अंदर जाकर उसे सीट मिल गई, तो उसका स्वार्थ बदल जाता है। फिर वो भीतरी और भारी विभाजन हो जाता है। यानी कि फिर वो भीतरी विभाजन हो गया और भारी विभाजन हो गया, ठीक है। और बाहरी जो व्यक्ति है, यानी बाहर के जो कॉरिडोर वगैरह में खड़ा हुआ व्यक्ति है या फिर गैलरी में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसे खतरा लगता है, कहता है भाई ये जनसंख्या बढ़ गई है, इस वजह से ये लोग यहाँ पे गैलरी में खड़े हैं, प्रवचन देने लगता है। तो वो कहानी यहाँ पे चित्रांकन की गई है। यानी यहाँ पर आपने देखा होगा ट्रेन की सीट वगैरह में आपने देखा होगा लोग लड़ झगड़ कर जैसे ही अंदर पहुंच जाए सीट पर बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद जो लोग कॉरिडोर में खड़े होते हैं, गैलरी में खड़े होते हैं, तो फिर उनसे वही कि भाई जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, ये है वो है, तमाम प्रवचन देने लगते हैं। तो यानी कि एक भीतरी भारी वाला डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो जाता है। तो यही डिफरेंस हमारे देशों में भी है। यानी कि जो ये डिफरेंस आप देख रहे हैं, लोग अपने आप को बहुत जल्दी जो अब तक जद्दोजहद कर रहे थे, तो जैसे ही अपने आप में थोड़ा समर्थ पा लिया, समर्थ का मतलब जैसे ही हमने सीट मिल गई वैसे ही हमारी विचार जो है एकदम बदल गए, स्वार्थ हमारा एकदम चेंज हो गया। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं, यहाँ पर वही है। यानी एक राष्ट्र में मान लीजिए एक तबका अमीर हो जाता है, यानी एक तबके को जहाँ पर पैसा मिल जाता है, रिच हो जाता है, और वहीं दूसरा तबका जो है पॉवर्टी में चला जाता है, यानी गरीबी की रेखा में चला जाता है, गरीबी रेखा से नीचे चला जाता है। तो रिच तबका यही कहता है कि भाई कि यहाँ पर आबादी कम की जाए, ये किया जाए, बाहरी लोगों यानी कि जो ये गरीब लोग हैं इनकी जो है शहरों में एंट्री ना हो, जिससे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण दूषित ना हो, ये इस तरह की बातें चलती हैं। तो यहाँ पर वही बात कही गई, अगर आजीविका, चिकित्सा या शिक्षा जैसी सुविधाएं और जल जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित हों, तब हम जो है बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने की मांग उठाने की हमारे यहाँ संभावना रहती है, चाहे वो सह नागरिक क्यों ना हो, चाहे वो यानी कि अपने देश के ही नागरिक क्यों ना हो। यानी कि ये सब चीज़ें सीमित हों तो फिर कहीं ना कहीं ये सब मांगें उठती हैं। क्योंकि बात अगर हम ट्रेन के डिब्बे की कर रहे हैं तो ट्रेन के डिब्बे में भी सीटें नियति तो हैं,
सीटें नियति तो हैं, और सीटें जिसे मिल जाती हैं वो तो अपने आप को समझता है कि भाई अब तो हमारी रिजर्व है ट्रेन। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है, जो लोग शहरों में जाके आसानी से सेटल हो जाते हैं, आसानी से उनका घर बार बन के खड़ा हो जाता है, फिर वो शहरों की ओर जो पब्लिक आ रही है अपने ग्रामीण परिवेश से नौकरी की रोजगार की तलाश में, फिर उन्हें वो बोझ लगने लगती है। उन्हें लगता है कि भाई ये शहर में आके शहर में गंदगी फैला रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, शहर में जो है यहाँ पर जगह जगह इनकी वजह से जो है कह सकते हैं क्राइम रेट बढ़ रहा है, इस तरह के प्रवचन देने लगते हैं। तो ये चीज़ें जो आपको हर जगह देखने को मिलेंगी, और ये कहीं ना कहीं इस तरह का जो विभेद होता है, इसी विभेद की वजह से इस यानी कि ऊपर हेडिंग रखी गई संपूर्ण और समान सदस्यता, यानी संपूर्ण सदस्यता हो, समान सदस्यता हो। यानी हमें एक देश की नागरिकता तो मिली हुई है, लेकिन फिर भी एक ऐसी मानसिकता लोगों की क्रिएट हो जाती है, लोग नागरिक यानी कि नागरिक होने के बावजूद भी अपने देश के नागरिकों के साथ विभेद करते हैं। सबसे ज़्यादा स्थिति आपको अगर खतरनाक स्थिति देखने को मिलेगी तो वो मिलेगी मुंबई में। देखिए यहाँ पर अगर आप कोई भी मुंबई या महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। काफ़ी बार आप देखेंगे मुंबई में अक्सर ये होता है कि मुंबई मुंबई कर, ये नारा दिया गया था, और ये नारा आप सभी को याद होगा। आपने ये सुना भी होगा कि तमाम बार मांग उठी है कि महाराष्ट्र जो है वो मराठियों के लिए है, अदर स्टेट वालों के लिए नहीं है, और काफ़ी बार इसको लेकर हिंसक झड़पें भी होती हैं। आपने सुना MNS वगैरह महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है या जो शिवसेना वगैरह के लोग हैं, तमाम बार आपने देखा झड़पें होती रहती हैं, क्योंकि रीज़न वही है। अगर आप महाराष्ट्र को भी उठा के देखेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार के लोग मौजूद हैं, यानी सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार वाले कामगार हैं। तो हर बार मांग ये उठती है कि भाई इन लोगों के आने की वजह से क्या है, जो महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं, महाराष्ट्र के मूल बासिंदे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर रोजगारों पर यूपी बिहार वाले कब्जा किए बैठे हैं। तो तमाम बार हिंसक झड़पें भी होती हैं, जगह जगह ये सब चीज़ें देखने को मिली होंगी, आंदोलन वगैरह भी होते हैं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं इनको हम कैसे निपटाएं, ऐसे हम कैसे निपटा जाए इन सब चीज़ों से, जो एक असमानता व्याप्त है, इन सब चीज़ों से हम कैसे निपटें। हमारी जो हिंसक झड़पें हो रही हैं, हमारे यहाँ जो प्रतिरोध क्रिएट हो रहा है, हमारे यहाँ एक दूसरे से लोग जो प्रतिवाद कर रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है जो हमारा संसाधन है, यानी कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उनकी आपूर्ति ना हो पाने की वजह से पब्लिक पलायन कर रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सरकार कहीं की भी हो, किसी भी स्टेट की हो, हर सरकार को अपने अपने स्टेट में रोजगार के साधनों को मुहैया करवाना पड़ेगा, तभी ऐसी स्थिति को रोक पाएंगे। वरना आप जगह जगह देखेंगे हर जगह यही स्थिति क्रिएट होती चली जा रही है। तो बताया गया है कि आखिर ऐसे में संपूर्ण और समान सदस्यता का असली अर्थ क्या निकल के आता है। क्या नागरिकों को देश में जहाँ चाहे वहाँ रहने की आज़ादी है, पढ़ने लिखने के समान अवसर प्राप्त हैं, यानी जॉब करने के समान अवसर प्राप्त हैं। तो ये सब चीज़ें निकल के आ जाती हैं, और ऐसे में हम देखने लगते हैं गमनागमन स्वतंत्रता। यानी गमनागमन का मतलब क्या है, हम जहाँ चाहें वहाँ रह सकें, जहाँ चाहें वहाँ रोजगार अपना सकें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जनसंख्या देश की ज़्यादा है, और हर जगह आप हर राज्य में जहाँ जाते हैं वहाँ पर आप यही पाते हैं कि एक राज्य के लोग वो यही कोशिश करते हैं कि भाई सीटें जो हैं वो हमारे राज्य के लोगों के हाथ में जाएँ। जैसे अगर आप देखें, देखिए मैं आपको अगर कहा जाए आप यूपी और बिहार वाले अगर लोग हों तो बुरा ना माने, अगर हम पूरे भारत में देखें, भारत में किसी भी राज्य में देखें, जहाँ तक मेरा मानना है, और किसी राज्य के किसी भी विभाग में देख लें, चाहे प्राइवेट देख लें, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में देख लें, किसी में, यानी देश में साउथ इंडिया तक की बात कर रहा हूँ, साउथ इंडिया तक में आपको यूपी या बिहार का एक आध बंदा देखने को मिल जाएगा। ये हकीकत बात है, यानी यूपी या बिहार का एक आध बंदा आपको बड़े आराम से देखने को मिल जाएगा देश में किसी भी राज्य में। यूपी बिहार में तो है ही है, इसके अलावा किसी भी राज्य में आपको हर विभाग में एक या दो बंदा इवन इफ साउथ इंडिया तक में देखने को आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। तो ये है क्यों? ये इसी वजह से, क्योंकि यूपी बिहार में रोजगार जो है पर्याप्त उपलब्ध नहीं है, जनसंख्या यहाँ की ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इस वजह से आपने देखा होगा इन लोगों को रोकने के लिए तमाम बार हिंसक झड़पें भी वगैरह होती हैं। गुजरात में तमाम बार ऐसी स्थिति क्रिएट हुई है कि भाई यूपी वालों को निकालो बाहर, बिहार वालों को बाहर निकालो। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमारी एक देश के नागरिक होने के अकॉर्डिंग हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त है कि कहीं भी हम जा सकते हैं, कहीं भी वृत्तिक कार्य अपना सकते हैं, कहीं भी रोजगार अपना सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सब अधिकार मिलने के बावजूद भी इस तरह की हिंसक झड़पें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद है। तो हमें इस तरह के उपाय, उस तरह के प्रबंध सोचने हैं जिससे कि हमारे नागरिकों को समान अधिकार मिलें और इस तरह का जो है विभेद ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर भाई गमनागमन स्वतंत्रता जो है, यानी कि लोग जहाँ जाना चाह रहे हैं, जहाँ जा सकें, रोजगार अपनाना चाह रहे हैं, रोजगार अपना सकें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। और खास करके लिए गमनागमन स्वतंत्रता जो है कामगारों के लिए विशेष महत्व रखती है। कामगारों के मतलब आप जानते हैं काम करने वाले, यानी आप ये तो कहानी सब जानते ही हैं, रोजगार की तलाश में लोग ग्रामीण परिवेश से निकलकर शहरी परिवेश की ओर भागते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की स्थितियाँ क्रिएट होती हैं। दो तरह की स्थितियाँ क्रिएट कौन कौन सी होती हैं कि भाई
ग्रामीण परिवेश से या फिर निचले तबके से ऐसे लोग जाते हैं, या तो कुशल श्रमिक होते हैं या फिर अकुशल होते हैं। अब जो कुशल श्रमिक हैं, यानी कि मान लीजिए जो जिनमें कोई जिनके पास डिग्री होल्डर्स हैं या फिर कोई कुशल श्रमिक हैं, ठीक है, या फिर ट्रेंड हैं, उनके साथ तो शहर में जो है बड़ा अच्छा बर्ताव होता है। उन्हें तो वास्तव में वहाँ पर उन्हें ये समझा जाता है कि भाई शहर के विकास में, शहर के निर्माण में योगदान देंगे। वहीं जो अनट्रेंड हैं, अनट्रेंड लेबर है, अनट्रेंड वर्कर हैं, उन्हें ये समझा जाता है कि भाई शहर पर ये बोझ है। ये हमारे यहाँ की मानसिकता है। तो यहाँ पर वही बताया गया, सूचना तकनीक के अधिकतर कर्मी जो है बेंगलोर की ओर दौड़ते हैं। केरल की नर्सें आपको कहीं भी देखने को मिल जाएंगी देश में, यानी केरल में सबसे ज़्यादा उन्होंने जो है स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस दिया, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए फोकस दिया, तो आपको केरल की नर्सें हर जगह देखने को मिल जाएंगी। आप सूचना प्रौद्योगिकी यानी कोई भी व्यक्ति यानी IT सेक्टर में है तो बेंगलोर में, पुणे में आपको ऑब्वियसली बातें देखने को मिल जाएगा। देश का कहीं का भी व्यक्ति हो, अगर वो IT सेक्टर से रिलेटेड बंदा है, जो है ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो ठीक है, तो ये सब देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसे में यहाँ पे वही बात लिखी गई है कि अधिक संख्या में रोजगार के बाहर लोगों के हाथ में जाने से क्या होता है, स्थानीय लोगों की में प्रतिरोध की भावना आ जाती है, यानी विरोध करेंगे इनका, यानी इनको रोकने का पूरा प्रयत्न करने लगेंगे लोग। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर लोग राज्य के मूल निवासियों और स्थानीय भाषा को जानने वाले लोगों तक सीमित रखने की मांग करते हैं। राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ मुद्दा उठाती हैं, और राजनीतिक पार्टियां वगैरह जो होती हैं तमाम बार इस मुद्दे को चुनाव वगैरह में उठाती हैं, वादे भी करती हैं कि भाई ये जैसे महाराष्ट्र में करते हैं, महाराष्ट्र के जो राजनेता वगैरह वादे यही करते हैं कि महाराष्ट्र जो है वो मराठियों के लिए है। तो इस तरह की जो चीज़ें निकल के आती हैं, तो हम ये देखेंगे कि तमाम बार आपने पढ़ा भी होगा, अखबार में भी पढ़ा होगा कि जैसे विदेशों में अगर आप देखते हैं कि हमारे भारतीय कामगार अन्य कहीं विदेश में जाते हैं, सऊदी अरब वगैरह में जाते हैं, दोहा वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ आप देखते होंगे भारतीय कामगारों के साथ अगर कहीं दुर्व्यवहार हो जाए तो हमें लगता है अरे ये तो हमारी भारत की छत पर बट्टा लगा रहा है। यानी हमारे कहीं मान लीजिए इंडिया का व्यक्ति है, अमेरिका में है, और अमेरिका में उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो हम ये सोच लेते हैं कि नहीं ये तो बहुत गलत हो रहा है इंडिया, यानी ये तो हमारे इंडिया का अपमान है। लेकिन वही हमारे देश में, हमारे देश के नागरिकों के साथ अपने ही देश के नागरिक जब इस तरह का व्यवहार करते हैं तो हम यहाँ पर सब चुप रह जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम केवल और केवल बाहरी जो हमारे देश से बाहर काम करने जा रहा है उसके साथ ही जो खड़े होकर अपने देश में जो हमारे यहाँ दुर्व्यवहार हो रहा है, देश में हमारे यहाँ जो इस तरह की स्थिति क्रिएट हो रही है उसको भी रोकने का प्रयत्न करें। यहाँ पर वही कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। अब जो मैंने बात यहाँ पर कह रहा था कि कुशल प्रवासी और अकुशल प्रवासी, यानी कि आप जानते हैं, यानी कुशल प्रवासी जो जाते हैं कि गरीब प्रवासियों का स्वागत नहीं करते हैं, गरीब प्रवासी उस तरह स्वागत योग्य नहीं होते हैं जिस तरह कुशल और दौलतमंद कामगारों को मानते हैं। यानी कुशल प्रवासी है तो उसे मानते हैं भाई शहर के निर्माण में योगदान देगा, शहर की व्यवस्था को आगे ले जाएगा। लेकिन अकुशल या गरीब है तो हमें बोझ की तरह लगता है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है, यहाँ पर ये भी कहा गया है, यहाँ पर खास करके कुछ नहीं कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है अगर आपके मन में ऐसी सब भावनाएं हैं, ऐसी सारी भावनाओं से अगर आप ग्रसित हैं तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपको विरोध करना है, आपको ये कहना है कि हमें अपने राज्य की जो जॉब बचानी है, तो यहाँ पर संविधान में कुछ ऐसी शक्तियां दी गई हैं जिसके जरिए आप कह सकते हैं। लेकिन वो जो प्रतिवाद आप जाहिर करें वो किसी राज्य की जीवन की संपत्ति, राज्य के जीवन और किसी की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, इस हिसाब से प्रतिवाद करें। जैसे मान लीजिए नागरिक समूह बनाकर विरोध करें, प्रदर्शन करें, मीडिया का उपयोग करें, राजनीतिक दलों से उपयोग करें, अदालत में जाएं, सरकारी नीतियों को परखने के लिए आप अपने विचार रखें। लेकिन आप ये थोड़ी ना किसी व्यक्ति को, मान लो यूपी का व्यक्ति अगर महाराष्ट्र में रोजगार करने जा रहा है तो आप उसे पीट दें, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। यानी यहाँ पर बताया है, यानी ये बताया है कि कभी कभी ऐसी प्रतिवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है, कभी कभी हमारा जो है संघर्ष हो जाता है, कभी कभी हमें लगने लगता है कि हमारे राज्य की जो नौकरियां हैं वो अन्य राज्य के लोगों के कब्जे में चली जा रही हैं, तो हम ऐसे में आवाज़ उठाते हैं। आवाज़ उठाना गलत नहीं है, लेकिन उस आवाज़ की आड़ में जो हमारे यहाँ हिंसक झड़पें होती हैं वो करना गलत है। तो उस सब के लिए हमें जो है कानूनी रूप से यहाँ पर ये सब साधन दिए गए हैं, तो हमें इनका उपयोग करके शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप सभी नागरिकों और पूर्ण और समान सहायता उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित हो। किसी समाज में समय समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के लिए सर्वमान्य समाधान पर पहुंचना संभव होना चाहिए। यानी कि समय समय पर समस्याएं सब उत्पन्न होती हैं, हर समाज में होती हैं। तो यहाँ पर वही बात कही गई है, ऐसी जो समाधान है, यानी कि जहाँ पर प्रतिवाद की स्थिति क्रिएट हो रही है एक राज्य के नागरिकों के साथ दूसरे राज्य के नागरिकों की, तो वहाँ पर हमें बल के प्रयोग के बजाय संधि की वार्ता, यानी वार्ता और विमर्श पर बात करना चाहिए कि वास्तव में ये स्थिति क्रिएट क्यों हो रही है। कि मानते हैं, मान लीजिए राजस्थान में, जैसे मैं राजस्थान के एग्जाम्पल लेता हूँ कि भाई राजस्थान में यूपी के लोग जो है हर विभाग में बैठे हैं। यानी अगर आप राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो यूपी के लोग यहाँ पर हर विभाग में, हर गवर्नमेंट के विभाग में बैठे हुए हैं। इस बात को लेकर कभी कभी बार राजस्थान के लोग तमाम बार कहते भी हैं कि भाई यूपी वालों ने हमारे हर जॉब पर कब्जा कर रखा है। तो यहाँ पर सबसे एक तो इंपॉर्टेंट बात ये है, या तो आप विरोध करो, विरोध ये करो, मारपीट करो, यूपी वाले लोग वहाँ पर जाएं, उनके साथ दुर्व्यवहार करो। तो इससे क्या होगा,
इससे आपके ऊपर भी तो आँच आएगी, यानी आप एक संविधान का उल्लंघन ही तो कर रहे हैं। तो दूसरा तरीका इसका ये है, दूसरा तरीका आपका ये है कि आप ये भी तो कोशिश कर सकते हैं भाई ऐसा क्या है कि हमारे स्टेट के नागरिक जो हैं वो जॉब नहीं पा रहे हैं, यानी हमारे स्टेट, यानी हम जिस स्टेट के लोग हैं, हमारे स्टेट के लोग अपने स्टेट में नौकरी नहीं पा रहे हैं और बाहर से आने वाले लोग पा जा रहे हैं। क्यों पा जा रहे हैं, हम उस चीज़ पर विमर्श करें। अगर उस चीज़ पर विमर्श करेंगे तो यकीन मानिए हमारा जो प्रतिरोध है, प्रतिवाद है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो यही संधि और विचार विमर्श की बात में यही बात निकल के आती है। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे रखी गई हैं। अब ये बताया गया है प्रवासी मजदूरों के बिना भारत के शहरी मध्य वर्ग के जीवन का एक दिन। प्रवासी मजदूर ना हो तो फिर किस तरह का जीवन हो, शहरी लोगों का जीवन किस तरह का हो। जैसे आप देख रहे हैं प्रवासी मजदूर जाते हैं, इनमें से कोई कचरा बीनने का काम करता है, डस्टबिन, कोई कहीं घरों में खाना बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि एक आंटी अगर उनके घर में कोई नौकरानी नहीं लगी होगी तो किस तरह से उनके जो पसीने छूट रहे हैं। एक जो है एक घर में आप देखते हैं, यानी कि ये व्यक्ति जो देख रहे हैं बच्चे का पिता है, और ये यहाँ पर ये बच्चे को स्कूल से लाने ले जाने का काम कौन करता है, कौन करता है काम, यानी कि उसके ड्राइवर वगैरह करते हैं, गाड़ी चलाने वाले करते हैं, यानी कि बस के कंडक्टर वगैरह करते हैं। तो ये ना हो तो कितना दिक्कत हो। शहर में आया वगैरह जो रख लेते हैं घर में, अगर वो ना हो तो आप देख रहे हैं एक शिक्षिका अपने छोटे बच्चे को स्कूल में लेकर आई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आप देखते हैं गरीब जो लोग हैं यहाँ पर अगर रहने जाते हैं तो उनसे आपको भी तो आराम है। यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से ये समझाया गया है कि भाई जो गरीब लोग जाते हैं, कोई आपके घरों में बच्चे को खिला रहा होता है, आया का काम कर रहा होता है, कोई आपके घर में कपड़े धो रहा होता है, आपकी गाड़ी साफ कर रहा होता है, कोई आपका घर साफ कर रहा होता है। तो आप यहाँ पर एक मेंटलिटी यानी माइंडसेट जो आपने बना रखा है कि भाई जो ग्रामीण परिवेश से लोग आते हैं हमारे शहर में गंदा करते हैं, हमारे शहर को जो है दूषित कर रहे हैं, वो आपकी धारणा गलत है। यानी इस इमेज के जरिए दर्शाने का रीजन यही है कि हम सब ने सोच रखा है कि भाई ग्रामीण परिवेश के जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर, गरीब परिवेश के जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर हम पर बाहर नहीं बनना है, बल्कि हमारी हेल्प भी कर रहे हैं। वो अलग बात है कि शहरों में प्रॉपर अवसंरचना ना होने की वजह से, प्रॉपर गवर्नमेंट का इन लोगों की प्रति ध्यान न देने की वजह से शहर में जो स्थिति जो है वो और ज़्यादा विकराल क्रिएट हो रही है, और ज़्यादा जो है स्थिति जो बहुत क्रिटिकल होती जा रही है। तो उन सब पर विचार करने की ज़रूरत है। हमें ये करना है हमारी सरकारों को कि कुछ ऐसे अस्थायी आवास बनाए जाएं जिसकी वजह से इनकी जो मलिन बस्तियां हैं, यानी गंदी बस्तियां वगैरह जो हैं वो क्रिएट ना हो पाएं, और शहर में आवास वगैरह हों, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो है ऑपरेटेड आवास हों, इनका जो है कुछ नियत किराया वगैरह रखती गवर्नमेंट कि भाई पर्टिकुलर इतना किराया लगेगा, तो इनको भी लाभ मिल जाएगा। और शहर में जो अनियंत्रित बस्तियों का बढ़ रही हैं या फिर जो झुग्गी झोपड़ियाँ बढ़ रही हैं वो सब रुक जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग का एक विचार बताया गया है। मार्टिन लूथर किंग जो है ये जूनियर हैं, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं। तो ये 1950 के दशक में जो यूएसए के अंदर वहाँ के दक्षिणी राज्यों में गोरे, काले और गोरे के बीच जो विभेद था, विषमताएं थी, तो इनके खिलाफ थे ये। इन्होंने बताया कि भाई किस तरह से वहाँ व्यवहार हो रहा है, और आपने देखा भी था यूएसए की स्थिति एक टाइम पर ये थी कि भाई काले लोगों के स्कूल अलग हैं, काले लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के साधन अलग हैं, काले लोगों के हॉस्पिटल अलग हैं, उसके रेस्टोरेंट अलग हैं, काले लोग जो है गोरे लोगों के जो क्षेत्र हैं उनमें नहीं जा सकते हैं। ये सब स्थितियाँ थी वहाँ पर। तो इससे इनके खिलाफ जो है मार्टिन लूथर किंग ने अपना जो है अग्रणी, ये काले नेता ये अग्रणी थे, यानी इन्होंने विरोध भी दर्ज करवाया है। इन्होंने तमाम ऐसे तर्क दिए जिसकी वजह से गोरे लोगों को सोचने को मजबूर होना पड़ा। पहला तर्क इन्होंने ये दिया था कि भाई आत्मगौरव, आत्मसम्मान के मामले में विश्व की हर जाति या वर्ग का मनुष्य बराबर है, यानी कि आत्मसम्मान और आत्मगौरव ऐसी चीज़ें हैं, इनके मामले में चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, किसी लिंग संप्रदाय का व्यक्ति हो, वो बराबर है। दूसरी बात यह है, यहाँ पर इन्होंने एक बात और कही कि पृथक्करण, यानी जो लोग हमें विभेद करते हैं, मानव में विभेद करते हैं, तो पृथक्करण की राजनीति के चेहरे पर सामाजिक कोड की तरह होता है। यहाँ पर सामाजिक कोड का मतलब भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि यह उन लोगों को गहरे मनोवैज्ञानिक जख्म देता है जो ऐसे कानूनों के शिकार हैं। यानी कि आपने देखा होगा सरकारें कानून बना देती हैं, या फिर लोग आपके मन में बीज बो देते हैं भाई फलाना धर्म, फलानी जाति वाले लोग इस तरह के हैं, तो आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आप जो है उस दुर्व्यवहार या फिर आप उसी जो है कह सकते हैं उसी जो है मानसिकता से आप भी ग्रसित हो जाते हैं, और उस मनोवैज्ञानिक जो सोच आपकी गंदी बन जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, बार बार टकराव भी होता है, और ऐसे में आप भी शांत नहीं रह पाते हैं और सामने वाले को भी शांतिपूर्ण नहीं जीने देते हैं। तो यहाँ पर ये सब जो पृथक्करण वाली राजनीति करने वाले हैं, यानी हम लोगों को बांटने वाली राजनीति करने वाले हैं, ये सामाजिक कोड की तरह हैं। कोड क्या होता है, कोड के बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, और जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छा है। कोड एक रोग होता है, एक चर्म रोग होता है, यानी कि जो हमारी त्वचा पर लगता है। इसमें क्या होता है, इसमें मनुष्य के अंग जो हैं वो गलकर गिरने लगते हैं, यानी मनुष्य के हाथों पैरों में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, और उनके अंग वगैरह जो है छिन्न होकर जो है गिरने लगते हैं अपने आप, यानी कि अपने आप कह सकते हैं बिल्कुल घाव टाइप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गहरे गहरे जख्म टाइप हो जाते हैं, और उनमें कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, और धीरे धीरे करके अंग जो है गलने लगते हैं, तो वो कोड़ बोलते हैं उसे हम, ठीक है, कोड़ रोग। तो ये इन्होंने इसकी जो तुलना की है, वास्तव में जो समाज को बांटने वाले लोगों की तुलना करी है, तो उन्होंने सामाजिक कोड की तरह की है, ठीक है। तो यहाँ पर
यहाँ पर जो है मार्टिन लूथर किंग ने ये भी कहा है कि पृथक्करण की वजह से गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता भी कम हो रही है। गुणवत्ता कम कैसे हो रही है, उनका भी उन्होंने कुछ चीज़ें रखी हैं। अब जैसे एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि तमाम ऐसे रोग हैं, तमाम ऐसे रोजगार हैं जहाँ पर शारीरिक श्रम की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए गोरे लोगों में शारीरिक श्रम करने वाले कम हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि लोगों ने क्या किया कि जो ऐसे श्रम वाले रोजगार थे वो बंदी कर दिए। तमाम जगह जो टीमें वगैरह थी वो टूट गई। टीमें क्यों टूट गई? क्योंकि उनके में बढ़िया खिलाड़ी नहीं थे और काले वाले लोगों को खिलाड़ी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे में क्या है, टीमें टूट गई। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो जीवन स्तर है उससे कम ही हो रहा है, बेटर नहीं हो रहा है। वहीं अगर लोग मिश्रित अवस्था में एक दूसरे का मिलजुल कर साथ करेंगे, मिलजुल कर साथ में रहेंगे, यकीन मानिए हमारी लाइफ स्टाइल भी बेटर होगी। तो यहाँ पर इन्होंने जो है पृथक्करण के जो कानून है इनका शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसक प्रतिरोध करने का आह्वान किया है जनता से। और इन्होंने अपने एक भाषण में ये भी कहा है कि भाई हमें अपने रचनात्मक प्रतिरोध को कभी भी शारीरिक हिंसा में ढालकर पतन का शिकार नहीं होने देना चाहिए। यानी कि हमारा जो रचनात्मक प्रतिरोध है, यानी कि हम अपनी वाणी से हम बिना कुछ कहे अपना जो प्रतिरोध करना चाहते हैं, अगर उसे हम हिंसा में तब्दील कर देंगे तो यकीन मानिए हिंसा से क्या होता है, हिंसा से मनुष्य का विवेक खत्म हो जाता है। सोचने विचारने की जो क्षमता है, जिसे हम विवेक कहते हैं, वो विवेक जो है खत्म हो जाता है। तो वास्तव में हम अगर हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, तो हम अपनी बातों को कह पाएंगे और सरकार उस बातों को समझ भी पाएगी। और जैसे ही अगर हम हिंसा पे उतारू हो जाते हैं तो हिंसा पे उतारू होने पे क्या है, सरकार भी ये सोच लेती है डंडे के दम पे इन्हें शांत करना है, सरकार आपसे बात क्यों करेगी? फिर बिल्कुल नहीं करेगी। और जब आप अपनी बात रखेंगे तो सरकार आपकी बात सुनेगी भी। देखिए मेरा आप लोग सभी लोगों से कहना है, मार्टिन लूथर किंग का जो ये वाला विचार है इसे आप क्योट करके लिख लेना आप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, खास करके मेंस जैसे एग्जामों में आपको डालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ तक देख ली हैं। तो इसी सब बातों के बारे में यहाँ पर चर्चा विस्तारित है। अब अगली हेडिंग जो है समान अधिकार, यानी इसी चैप्टर की अगली हेडिंग है समान अधिकार। यहाँ पर बताया गया है कि भाई क्या पूर्ण और समान नागरिकता का अर्थ यह है कि राजसत्ता द्वारा सभी नागरिकों को, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कुछ बुनियादी अधिकारों और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न यही पूछा गया है कि भाई क्या एक देश के नागरिक होने का या पूर्ण या समान नागरिक होने का अधिकार ये है कि वो कोई व्यक्ति अमीर हो गरीब हो, उन्हें कुछ बुनियादी अधिकार और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए। यानी कि इस चीज़ सब पर हमें विचार करना है। यानी अगर हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो हम तमाम ऐसी समस्याएं हमें मिलेंगी जहाँ पर सरकार के सामने ये सब मुंह बाए खड़ी हैं। मुंह बाए का मतलब मुंह खोले खड़ी हैं। यहाँ पे एकदम शुद्ध कह सकते हैं, ग्रामीण भाषा में लिख दिया मुंह बाए खड़ी हैं। बाए का मतलब खोले खड़ी हैं। यानी कि ये सब समस्याएं आज भी खत्म नहीं हुई हैं। अमीर गरीब वाली जो खाई है, अधिकारों वाली खाई, वो खत्म नहीं हुई है। यानी वास्तव में अमीर लोग हैं, अमीर लोगों की झोली में सारे अधिकार आके गिर गए हैं और गरीब लोग आज भी इतने सब अधिकार मिलने के बावजूद भी अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे भारत के शहर में बहुत बड़ी आबादी में झोपड़पट्टियों के अवैध कब्जे की जमीन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये लोग अपरिहार्य और उपयोगी काम अक्सर कम मजदूरी पे करते हैं। अपरिहार्य का मतलब जो अनिवार्य काम है या उपयोगी काम है वो भी ये कम मजदूरी पे कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? इन्हें 2 वक्त की रोटी चाहिए। अब उस रोटी के लालच में ये लोग ये सोच लेते हैं, मान लीजिए पूरे दिन अगर हमें हमारा जो मेहनताना है, मान लीजिए उसी काम का मेहनताना 400 रुपये है, अब 400 रुपये वाला देने वाला कोई ग्राहक शाम तक नहीं आया, ठीक है, तो इन्हें बैठे रहना पड़ेगा। तो मजबूरी है कि भाई 200 रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। तो ऐसे करके इन्हें जो कहीं ना कहीं समान काम के लिए समान वेतन या समान काम के लिए जो भी इन्हें समान भत्ता मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में ये तमाम तरह यहाँ पर जो संसाधनों पर बोझ भी बनने लगते हैं, अपराध वगैरह। तो इन पर ये सब आरोप भी मत दिए जाते हैं कि भाई आप लोग शहरों में आके गरीब लोग इस तरह के बोझ बन रहे हैं, शहरों पर अपराध फैला रहे हैं, बीमारी फैला रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर आप गंदी बस्तियां देखें तो गंदी बस्तियों में एक एक कमरे में आपको देखेंगे कई लोग रहते हैं। एक एक कमरे में हमने देखा था मुंबई की जो झोपड़पट्टी है, वहाँ पे एक एक कमरे में 20-20 लोग रह रहे हैं। तमाम छोटे छोटे काम चलते हैं, फेरी वाले हैं रहते हैं, यहाँ पे व्यापारी रहते हैं, सफाई कर्मी, कूड़ा उठाने वाले, नौकर मिस्त्री वगैरह। झोपड़पट्टियों में तमाम छोटे छोटे उद्योग धंधे भी, लघु कुटीर उद्योग धंधे भी चल रहे हैं। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो अपने ग्रामीण परिवेश से शहरी परिवेश में जो लोग जाते हैं वो क्या करते हैं कि भाई तमाम बार आपने देखा होगा कि भाई ये लोग जो फुटपाथ वगैरह पे अपनी दुकानें वगैरह लगाने लगते हैं। तो यहाँ पर स्थानीय पुलिस प्रशासन जो है इनका उत्पीड़न करता है। और इन सब उत्पीड़न को रोकने के लिए यहाँ पर एक सन 2004 में एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है। सन जनवरी 2004 में क्या किया गया है, जो फुटपाथ वगैरह पे अपना जो रोजगार लगा रहे हैं उन रोजगार वालों को लगातार आपने देखा होगा पुलिस वाले परेशान करते हैं, पुलिस वाले उनसे रिश्वत मांगते हैं, प्रशासन जो बार बार अतिक्रमण के नाम पे उनके सामान को उठा के फेंक देता है। ये सब आप देखते होंगे टीवी वगैरह में। तो इस सब के लिए एक राष्ट्रीय नीति लाई गई है ताकि जो फुटपाथ पर ऐसे रोजगार अपनाने वाले व्यक्ति हैं या ऐसे रोजगार संचालित करने वाले व्यक्ति हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान की जाए।
ठीक है, और उनका उत्पीड़न ना हो सके। लेकिन आज फिर भी आप देखते होंगे ये सब कानून वगैरह लाने के बावजूद भी पुलिस नहीं मानती है। पुलिस आज भी देखते होंगे फेरी वगैरह वाले होते हैं, यानी कि जो सड़कों पे फेरी वगैरह लगाते हैं, उनसे रिश्वत लेती है जगह जगह। आप कहीं भी देख लीजिए। अभी मैंने एक उड़ीसा का वीडियो देख रहा था, बड़ा मुझे दुख हुआ। लॉकडाउन के दौरान था, कोरोना लॉकडाउन के दौरान वीडियो था। उसमें देखता हूँ मैं भाई एक गरीब केले वाला है, केले की एक जो है पूरा जो क्रेट है, क्रेट बोलते हैं जिसे, इसमें केले आते हैं, तो वो खरीद के लाया है मार्केट से। पुलिस वालों की गाड़ी आती है और पुलिस वाले बड़ी निर्दयता से उतरते हैं और वहाँ पर 4 कांस्टेबल जो है उसकी क्रेट उठाकर गाड़ी में रख के ले जाते हैं। केले की पूरी क्रेट गाड़ी में रख के ले जाते हैं और वो रोता रह जाता है। और वहीं साइड में किसी ने उसका वीडियो बना लिया है। बाद में उन्हें जो है पता चला मुझे, उन्हें सस्पेंड भी किया गया पुलिस वालों को। लेकिन इस तरह की घटनाएं केवल एक नहीं होती हैं, ये डेली के परिवेश में ऐसी लाखों घटनाएं होती हैं, यानी हजारों में भी नहीं, लाखों में घटनाएं होती हैं। हर शहर में घटनाएं ये इस तरह की होती हैं, आप जगह जगह देखेंगे। यानी आप एक आध वीडियो वायरल हो जाता है तो एक आध को न्याय मिल जाता है, लेकिन अक्सर ये अमूमन घटनाएं होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि बात यह है कि भाई ये 2 वक्त की रोटी कमाने वाले हैं, इनके पास इतना ज़्यादा नहीं है, प्रतिरोध करने की क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं है कि भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा सकें या जो व्यवस्था है उसका विरोध कर सकें। फिर भी कुछ यहाँ पर स्वयंसेवी संगठन होते हैं, कुछ एजेंसियां होती हैं, तो इनमें जागरूकता बढ़ा रहे हैं। इनसे रिलेटेड मुद्दे जो हैं उन मुद्दों को सरकार के सामने रख रहे हैं, इनकी मांगों को सरकार के सामने ला रहे हैं। जैसे मैंने देखा था अभी दिल्ली का था, दिल्ली में एक बाजार लगता था, पूरा मार्केट लगता था। तो वो उस मार्केट में फुटपाथ के किनारे किताबें बिकती थी, फुटपाथ पर किताबें बिकती थी किलो के हिसाब से। तो वहाँ पर लगभग 50-60 जो वहाँ पर दुकानदार थे फुटपाथ वाले, उनका रोजगार चलता था और वो लगभग 50 सालों से मार्केट लग रहा था। और अचानक से दिल्ली जो है गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो उसके खिलाफ जो है लोग हाईकोर्ट वगैरह में गए और हाईकोर्ट में जाने के उपरांत जो है उसे बाद में जो है परमिशन भी दी गई। तो ऐसी स्थितियाँ क्रिएट तमाम बार हो जाती हैं जहाँ पर राज्य सरकार वगैरह या फिर स्थानीय प्रशासन से इनका जो विरोध होता है, स्थानीय प्रशासन टकराव भी होता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि भाई ये जो लोग हैं, मान लीजिए इनको अगर इस तरह की परमिशन नहीं दी जाएगी तो फिर ये करेंगे क्या? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये भी है, हर किसी, पहली बात तो आप खुद समझ लीजिए, खुद अपने मन में सोचिए कि भाई कुछ लोग ऐसे भी होंगे मिडिल क्लास वाले लोग जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि भाई एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा सकें। हो सकता है वो बाहर भी खा ले खाना, वही खाना बाहर में 50 रुपये में उसका पेट भर जाएगा, रेस्टोरेंट में जाने का मतलब है 500 रुपये लगेंगे, तो भाई 500 रुपये में वो खर्चा नहीं उठा सकता है, इसलिए वो बाहर खाना खा रहा है। तो यहाँ पर दोनों लोगों का काम चल रहा है, यानी एक गरीब व्यक्ति शहर में निवास कर रहा है उसका भी काम चल रहा है, और जो एक गरीब व्यक्ति शहर में रोजगार चला रहा है उसका भी काम चल रहा है। तो यहाँ पर ऐसे टकरावों को रोकने के लिए बार बार जागरूकता भी की जा रही है, जागरूक भी किया जा रहा है। आपको याद होगा, अगर मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ यहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा एक मूवी थी जॉली LLB करके। देखिए, आप थोड़ा एक किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आप इधर उधर की बातें बहुत बता देते हो हमें। तो इधर उधर की बातें इसलिए बताते हैं ताकि आपके माइंड में जो चीज़ें हैं, सोचने विचारने की क्षमता है और स्ट्रांग हो जाए। मेरा उद्देश्य बस यही है, इधर उधर की बातें बताने का। तो जॉली LLB जो पहली वाली मूवी थी, फर्स्ट वाली, उसमें एक सीन आता है, उसमें एक लास्ट का सीन आपको याद होगा कि फुटपाथ जो है सोने के लिए नहीं है। यानी वहाँ पर एक जो सीन था वो वही था कि एक अमीरजादे का बेटा है, तो वो अपनी गाड़ी के नशे में गाड़ी चलाता होता है और ऐसे करके 5 लोग वहाँ पे मर जाते हैं उस इंसिडेंट में। तो उसकी तरफ से जो वकील है वो डिफेंड में ये कहता है कि फुटपाथ सोने के लिए नहीं है, फुटपाथ पर सोएंगे तो मरेंगे ही। तो उसके जवाब में आपने वो डायलॉग, फेमस डायलॉग है और आपने तमाम जगह लिखा भी देखा होगा, जो अरशद वारसी जी हैं उन्होंने कहा भी था कि सर कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, ठीक है। यानी कि अगर फुटपाथ सोने के लिए नहीं है तो फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं है। तो उनका जो डायलॉग है वो वास्तव में आज भी कहीं कहीं आपको लिखा देखने को मिल जाता है अखबारों वगैरह में, जहाँ ये आर्टिकल छपते हैं। वास्तव में फुटपाथ अगर सोने के लिए नहीं तो फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं सामाजिक समस्याएं हैं हमारी, और इनसे हमें मुंह मोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें इन सब के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि वास्तव में ये लोग हैं कौन, शहर में कहाँ से गए। आए तो हमारी व्यवस्था खराब होने की वजह से ही है, यानी हमारी जो राज्य सरकारें रोजगार मुहैया नहीं करवा पा रही हैं, इसलिए शहरों में दबाव बढ़ता चला जा रहा है। अब शहरों में भी लोग बेचारे रोजगार की आस में आए हैं, उन पर भी वहाँ पर प्रशासन हंटर चला रहा है, पुलिस वाले अपना हंटर चला रहे हैं। तो ऐसे में फिर दिक्कत तो आएगी। अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो हमारे तमाम जो समाज हैं, वन्य जीवन पर डिपेंड थे, आदिवासी समाज थे या वनवासी थे, जो अपना जीवन यापन प्राकृतिक तरीके से करते थे, उनके सामने सबसे बड़ा संकट क्रिएट हो गया है आजीविका संकट। आजीविका संकट क्रिएट होने का रीजन क्या है? क्योंकि आपने देखा होगा वर्तमान में अगर वन वगैरह अभी देखें या फिर तमाम वन्य संसाधन देखें, वो सब
जो है उद्यमियों के अंडर में आ गए हैं, या फिर गवर्नमेंट ने जो है राष्ट्रीय नीतियां वगैरह बना दी हैं। यानी जैसे आपने घोषित कर नहीं दिया है कि भाई ये राष्ट्रीय उद्यान है, बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इस तरह के क्षेत्र घोषित करने की वजह से क्या हो रहा है, इन लोगों की जो आजीविका संकट है वो गहराता जा रहा है, क्योंकि ये लोग सदियों से इन्हीं वनों पर डिपेंड थे, इन्हीं वनों पर इनकी खेती होती थी, इन्हीं वनों से इन्हें रोजगार मिलता था। ठीक है, पूरी आजीविका इनकी इन्हीं वनों से चलती थी। लेकिन अब वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं जिसकी वजह से जो है इन्हें भी जो है वो इलाके छोड़ने पड़ रहे हैं। हमने इनके बारे में पढ़ा भी था पहले भी, कि आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ पे वन है वहाँ के जो आदिवासी वगैरह समुदाय थे, आज वो अपने अपने गृह स्थान को छोड़कर शहरों में मजदूरी कर रहे हैं। शहरों में 200 250 रुपये में मजदूरी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी पूरी संस्कृति जो है पूरी तरह से विलुप्त होती चली जा रही है। तो ये सब समस्याएं हैं, ये हमारे सामने अभी हैं। यानी कि पर्यटन उद्योग यही कर रहा है। पर्यटन उद्योग में क्या है, पर्यटन उद्योग में तमाम तरह से अपनी अपनी नीतियां बनाता चला जा रहा है, लेकिन इन लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यही कहा गया है, सिर्फ आदिवासी नहीं बल्कि सभी नागरिकों को प्रभावित करते हैं ये मुद्दे, ये रहने वाले। तो आदिवासियों का मुद्दा भी यहाँ पे उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब आगे बढ़ने से पूर्व यहाँ पर एक बात बताई गई है नागरिकता, समानता और अधिकार के बारे में। यहाँ पर एक अंग्रेजी के समाजशास्त्री हैं, यहाँ पर TH मार्शल, इनकी पुस्तक है नागरिकता और सामाजिक वर्ग। मार्शल ने नागरिकता को इस तरह से परिभाषित किया है कि भाई किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों को प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में परिभाषित किया है। यानी नागरिकता के बारे में इन्होंने कहा है कि भाई कोई समुदाय के जो पूर्ण सदस्यों को प्रदत्त प्रतिष्ठा है वही वास्तव में देश उस व्यक्ति की नागरिकता है। यानी आप मानते हैं किसी देश में रहने वाला कोई बासिंदा है या उसको कोई समुदाय है, आप उसको सदस्यों की जो है प्रतिष्ठा दे रहे हैं। प्रतिष्ठा मतलब उसे उसका जो अधिकार दे रहे हैं, चाहे जो भी अधिकार हो, राजनीतिक अधिकार हो, सामाजिक अधिकार हो, आर्थिक आधार पर जो भी अधिकार मिले हैं वो हों, तो आप यकीन मानिए आप अपने नागरिकों के बराबर उसे स्वतंत्रता दे रहे हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा लिख लेना, TH मार्शल के बारे में आप। ठीक है, TH मार्शल का जो कथन है ये लिख लेना आप। इन्होंने यहाँ पर इस तरह से परिभाषित किया है। तो इन्होंने अपनी जो है एक संकल्पना प्रस्तुत की है इसके बारे में। TH मार्शल ने एक अपनी 3 प्रकार के अधिकारों की यहाँ पे शामिल करने की बात कही है, नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक में। नागरिक में इन्होंने ये माना है कि भाई नागरिक अधिकार व्यक्ति के जीवन, आज़ादी और जायदाद की हिफाजत करते हैं। राजनीतिक अधिकार अगर किसी नागरिक को मिले होंगे तो वो शासन प्रक्रिया में सहभागी होगा। सामाजिक अधिकार जो होंगे तो शिक्षा और रोजगार को ले पाएगा। तो इस तरह के 3 अधिकारों की बात इन्होंने कही है अपनी समाजशास्त्र में। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। तो मार्शल ये कहते हैं अंत में जाते जाते कि सामाजिक वर्ग को असमानता की व्यवस्था के रूप में चिन्हित किया है। भाई सामाजिक वर्ग जो है वर्तमान में उन्होंने कहा ये असमानता की व्यवस्था है यहाँ पर। यानी यहाँ पर जो लोग हैं वो समानता के आधार पर नहीं जी रहे हैं बल्कि असमानता की व्यवस्था है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी को अपार अधिकार मिले हुए हैं, किसी को अधिकार नहीं मिले हुए हैं। इस तरह से इन्होंने जो TH मार्शल ने परिभाषित किया है। तो TH मार्शल का जो है वो आप लिख लेना यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला जो पैराग्राफ है ये कह रहा है कि भाई सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देने पर विचार करने या सुनिश्चित करना किसी सरकार के लिए आसान मामला नहीं होता है। यानी हम सभी लोगों को समान अधिकार दें तो ये किसी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। इन नागरिकों के लिए समान अधिकार का मतलब ये है नहीं होता कि सभी लोगों पर समान नीतियाँ लागू कर दी जाएँ, क्योंकि विभिन्न समूह के लोगों की ज़रूरतें भिन्न भिन्न हो सकती हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा बात कही गई है। अच्छी बात यह लिखी है कि भाई तमाम बार मांगे उठती हैं कि समान नीतियाँ बनाई जाएँ, समान नीतियाँ बनाई जाएँ। अब जैसे मान सकते हैं समान नीतियों का मतलब ये है कि हमने एक स्कूल की व्यवस्था कर दी या हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दी और हॉस्पिटल में फीस रख दी 50 रुपये पर मरीज। अब मान लीजिए वहाँ पर कुछ ऐसे मरीज भी आते हैं जो 50 रुपये भी पर दिन में नहीं कमा पाते हैं प्रतिदिन, तो क्या वो समानता का लाभ उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि नागरिकों के लिए समान अधिकार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई हर उनकी जो ज़रूरतें वो भी समान हों, यानी हर किसी की ज़रूरतें भिन्न भिन्न हैं। इसी बात को देखते हुए आपने देखा भी है कि हमने कुछ दलित वंचित समुदायों के लिए विशेष प्रावधान भी किए हैं, जैसे रिजर्वेशन का प्रावधान भी बनाया है हमने। इसी वजह से तो बनाया कि नागरिक तो समान है, क्योंकि समानता में भी फिर हमने ये भी देखा कि भाई इनको बहुत ज़्यादा हाशिए पे हैं ये वास्तव में जो वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था है उसका भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए तो हमने रिजर्वेशन का प्रावधान दिया। कुछ ऐसे वर्ग थे जो आर्थिक आधार पर बहुत कमजोर थे, उनको सशक्त करने के लिए हमने थोड़ा आर्थिक छूट दी, उन्हें स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करवाई। क्यों करवाई? इसलिए करवाई ताकि वो भी मुख्य धारा में आ सकें। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट के रूप में आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमने देखा कि भाई समान अधिकार जो है वही बना देना पर्याप्त नहीं है। यानी कि हम समान अधिकार हमने बना दिए और ये कह दिया केवल कि भाई समान अधिकार हैं तो यहाँ पर एक तरह के रूल होंगे। तो वो भी मैंने यहाँ पे बताया एग्जाम्पल देके अंतर कि मान लीजिए वो 50 रुपये किसी की हमने रखी है फीस और एक व्यक्ति 50 रुपये भी नहीं कमा पा रहा है, भाई समान अधिकार का मतलब क्या रह जाएगा? तो हमने यहाँ पे कुछ उन्हें विशेष प्रावधान भी दिए हैं।
यहाँ पर इस तरह के जो प्रावधान रखे गए हैं, इन प्रावधानों को रखने का उद्देश्य यही है कि लोगों को अधिक बराबरी पर लाना है। यानी कि जो प्रावधान हमने रखे हैं, जो छूट वाले प्रावधान हैं, या फिर समाज के ऐसे तबके या हाशिए पर छूटे हुए लोग हैं जिन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास हम जो कर रहे हैं, उन्हीं के लिए हमने ये प्रावधान यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी नागरिकता है, नागरिकता से जुड़े अर्थ अधिकार वाले जो हैं, इनकी परिभाषा और व्याख्या समय समय पर बदलती रहती है, एक जैसी नहीं रहती है। यानी वैश्विक स्थिति को देखते हुए ये जो है परिवर्तित होती रहती है, और ये ऐसे जो है नई अधिकारों की नई व्याख्या की मांग भी करते रहती हैं, और समय समय पर इस चीज़ की व्याख्या जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट व्याख्या भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए यहाँ पर एक पैराग्राफ में यहाँ पर जो है एक बॉक्स में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ये इस केस के बारे में आपको क्लास 7th 8th में भी आप पढ़ चुके हैं, और यहाँ 2 बार आया है। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया, ये मामला था मुंबई में झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों की, और इनके बारे में जो है अधिकारों के बारे में समाजकर्मी ओल्गा टेलिस थी, तो इन्होंने एक जनहित याचिका यानी PIL डाली। तो ये थी ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम, और 1985 में गवर्नमेंट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला भी दिया। इसमें था क्या? इसमें ये था कि भाई, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे मान लो फैक्ट्री है ऐसे, यानी ये फैक्ट्री यहाँ पे सिचुएटेड है, तो फैक्ट्री के इर्द गिर्द वाले जो रोड होते हैं वहाँ पे आसपास झुग्गी झोपड़ियाँ पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। वो पड़नी इसलिए स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि ये लोग सोच लेते हैं कि मान लो हमें जितना आने जाने पे खर्च करेंगे उससे बेटर है फैक्ट्री के बगल में ही झोपड़ी डाल के अगर हम रह लेंगे तो यहाँ पे आने जाने का खर्चा बचेगा हमारा, और भी बहुत सारे खर्चे बच जाएंगे, और ऐसे करके रोजगार भी हमें मिल जाएगा। ये लोग ये सोच लेते हैं, और ऐसे करके जो झुग्गी झोपड़ियों की संख्या है वो बढ़ती चली जाती है। तो मुंबई नगर निगम जो था ऐसी झोपड़ियों को हटाना चाह रहा था, झुग्गियों को हटाना चाह रहा था। तो ओल्गा टेलिस जब सुप्रीम कोर्ट में गई हैं और 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, तो उस डिसीजन को ध्यान से सुनना, और वो डिसीजन आपको ये लिखा है यहाँ पर, इसी बात का डिसीजन है ये। यहाँ पर याचिकाकर्ता ने कहा है कि कार्यस्थल के निकट जो है ये वैकल्पिक जगह नहीं होने की वजह से फुटपाथ या झोपड़ियों पर रहने का अधिकार का उन्होंने दावा किया है याचिकाकर्ता ने। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या की है, उन्होंने ये कहा है कि संविधान की धारा जो 21 है यानी धारा 21 है, यहाँ पर जीने के अधिकार की गारंटी है, और जीने के अधिकार की गारंटी में आजीविका का अधिकार भी शामिल है। आपको पहले ही बोला है कि जीने के अधिकार में आजीविका का भी अधिकार है। मान लीजिए यहाँ से हम झुग्गी झोपड़ियाँ हटा देते हैं, तो झुग्गी झोपड़ी हटाने का मतलब ये है कि भाई उनका रोजगार भी छिन रहा है। यानी कि अगर हम मान लो झुग्गी झोपड़ी अगर हमें हटानी है, तो सबसे पहले हमें आजीविका के बारे में उनके सोचना पड़ेगा कि भाई ये लोग कमाएंगे कहाँ से। यानी हमने यहाँ से झुग्गी झोपड़ियाँ हटा दी, बिल्कुल तोड़ के फेंक दी, अब ये रहेंगे कहाँ, कमाएंगे कहाँ। अगर हमें झुग्गी झोपड़ियाँ वास्तव में हटानी है, तो सबसे पहले हमें वहाँ पर उनके लिए वैकल्पिक जगह उपलब्ध करानी होगी जहाँ पर वो आसानी से रह सकें, क्योंकि यहाँ पर आजीविका का अधिकार जुड़ा है। यानी झुग्गी झोपड़ियाँ हटाने का मतलब ये है कि ये उस फैक्ट्री में, वहाँ पर जो इलाकों में फैक्ट्री में या जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से इनका वर्क चला जाएगा, और ये एक भुखमरी की कगार पर पहुँच जाएंगे। यानी इनके जीवन का अधिकार जो है कहीं ना कहीं छिन जाएगा। तब आप समझ रहे हैं, यानी यहाँ पर एक नई तरह की व्याख्या है अपने आप में। तो ये व्याख्या समय समय पर समय की मांग के अकॉर्डिंग कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता रहता है। ये बात आपको पता होगा। हमारे यहाँ अंतिम व्याख्याकर्ता कौन है? सुप्रीम कोर्ट ही है। तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या आती रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये व्याख्या दी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ओल्गा टेलिस वाला ये केस, और आपने पढ़ा भी था 7th या 8th में, मुझे याद नहीं चैप्टर। तो उस चैप्टर में आपने ओल्गा टेलिस के बारे में लिखा भी था। लिखना चाहें तो आप इसके बारे में शॉर्ट लिख लेना, ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम में था क्या और क्या डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, वो आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग है नागरिक और राष्ट्र। वास्तव में नागरिक और राष्ट्र बनने की जो परिकल्पना थी वो कब आई? यानी कि वास्तव में जो नागरिक, यानी कि हम पहले प्रजा हुआ करते थे, राजा की प्रजा, राजा के रहम पर जीने वाली प्रजा हुआ करती थी। फिर राजा के रहम पर जीने वाली प्रजा जो थी कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली नागरिक कैसे बनी, वो एक लंबी कहानी है, और वो कहानी आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको वो पर्टिकुलर बताई गई है कि हम कैसे करके एक प्रजा, नहीं प्रजा पहले क्या होती थी, राजा की दया पर ही तो जीवित रहती थी। फिर राजा हमारे लिए सोचेंगे, राजा अधिकार थोड़ी ना मांगती थी, राजा ने जो कह दिया वो सही है। लेकिन अब क्या है, अब नागरिक हैं, तो हम अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है, हमें लगता है कि कोई भी कानून ऐसा है जो हमारे मानवीय अधिकारों या मानवीय गरिमा के खिलाफ है, तो उसका विरोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। राष्ट्र यानी अब तक जो देश जो थे, यानी अब तक जो रियासतें जो थी वो रियासतें हुआ करती थी, रजवाड़े हुआ करते थे, अब वो राष्ट्र बन गए हैं, यानी कि पूरा नेशन बन गए हैं, जहाँ पर विभिन्न विभिन्न जातियों धर्मों के लोगों ने इनकी स्थापना की है। तो ये सबसे पहले राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है, ये आधुनिक काल में इसका दावा सबसे पहले 1789 में फ्रांस के क्रांतिकारियों ने किया था। और यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर आप देखेंगे, ये यहाँ पर इन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों का भी दावा इसमें किया है। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि राष्ट्र राज्य की अवधारणा का आधुनिक काल में
दावा सर्वप्रथम 1789 की फ्रांस के क्रांतिकारियों ने किया था, यानी कि यहाँ पे लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा जो कहा जाए। और राष्ट्र राज्यों का जो दावा है, यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि उनकी सीमाएं सिर्फ राज्य क्षेत्र को नहीं बल्कि एक अनोखी संस्कृति और साझा इतिहास को भी परिभाषित करती हैं। यानी कि यहाँ पर इन्होंने ये दावा किया था राष्ट्र राज्य की अवधारणा में कि इनकी जो सीमाएं हैं वो केवल राज्य क्षेत्र में ही नहीं है, राज्य क्षेत्र को भी परिभाषित नहीं कर रही हैं, बल्कि इनकी एक साझा संस्कृति है, साझा इतिहास है। तो इस आधार पर इन्होंने जो है राष्ट्र राज्य बनाने का दावा किया है, अपना लोकतांत्रिक देश बनाने का दावा किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पहचान के रूप में इन्होंने तमाम, आपने देखा होगा, झंडा बनाया, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा, कुछ खास उत्सव आयोजन प्रतीकों के रूप में व्यक्त भी किया जा सकता है, ये आपने यहीं से देखा। तो ये सब चीज़ें राष्ट्र राज्य यानी लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने की ओर एक कदम थी और ये फ्रांस से ही स्टार्ट हुई हैं। वर्तमान में बहुत सारी ऐसे अवयव हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनके जरिए ये कल्पना की जाती है कि भाई ये जो है एक देश के भागीदार बन सकते हैं। जैसे बताया गया है कि एक लोकतांत्रिक राज्य की राष्ट्रीय पहचान में नागरिकों को ऐसी राजनीतिक पहचान देने की कल्पना होती है जिसमें राज्य के सभी सदस्य भागीदार हो सकें। यानी कि हर देश यही कोशिश करता है, हर लोकतांत्रिक देश यही कोशिश करता है कि समावेशी बनकर हम जो वहाँ के कल्चर हैं, यानी उस देश की बाउंड्रीज के अंदर रहने वाले कल्चर हैं, उन सबको अपने आप में समेट पाएं। यानी कोई भी ऐसा ना हो जो हमारे वास्तव में हमारे देश के नागरिकता से दूर हो जाए, ऐसा ना हो। यानी हमारे देश की जो सीमा के अंदर जो जो लोग रह रहे हैं वास्तव में उन सभी धर्मों, भाषा, संस्कृति, परंपराओं को सम्मिलित करना है। तो ये आज जो वर्तमान में परिवेश में यही आधुनिक राज्य की परिकल्पना है, यानी वर्तमान लोकतांत्रिक राज्यों की परिकल्पना में यही शामिल है, समावेशता यानी समावेशी होना। ठीक है, यानी जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंग के रूप में खुद को पहचानने की अनुमति देता है, समावेशता। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें, अगर वर्तमान में अगर देखें तो कुछ जगहों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं था राज्य सत्ता के लिए, कि अन्यों की तुलना में कुछ लोगों को नागरिकता देना आसान भी नहीं था। आसान क्यों नहीं था, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि यानी एक तो ये कंडीशन है कि एक देश के लोग, एक जगह पर रहने वाले लोग अपने उस जगह से नागरिक होने की गारंटी मांग सकते हैं। कुछ ऐसी भी कंडीशन है कि मान लो लोग एक जगह को जाके बसा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई रहने वाला लोग नहीं है, यहाँ पर बाहर से लोग आकर एक देश बना रहे हैं, तो वो भी चीज़ें आपको सामने देखने को मिलेंगी। यानी अमेरिका एक ऐसा ही देश है, अमेरिका में खुद के वहाँ के मूल बासिंदे बहुत कम हैं। वहाँ के खुद के मूल बासिंदे जो थे वो क्या थे, जनजातियाँ ही तो थी थोड़ी बहुत। लेकिन यहाँ पर पूरा अमेरिका जो बनाया गया है, पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो गठन हुआ है, पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये विभिन्न देशों से आए हुए लोगों ने इसका निर्माण किया है। आपने पढ़ा भी होगा अमेरिका का, जब इतिहास हमने पढ़ाया था, आपने देखा था कि कोई जो ब्रिटेन से गया है, कोई पुर्तगाल से गया है, तो सब विभिन्न देशों के लोगों ने जाके पहुंचे हैं, तब अमेरिका बना पाए हैं। तो यहाँ पर कभी कभी ये भी कहना गलत हो जाता है कि एक देश में रहने वाले लोग संस्कृति के आधार पर, धर्म के आधार पर अपनी अपनी बाउंड्री खींचते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि विभिन्न देशों से पहुंचने वाले लोग अपने आप में एक अपने राष्ट्र का गठन करते हैं। तो ये सब वही चीज़ बताई गई है, अप्रवासियों का देश इसे आज भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले पैराग्राफ में बताया गया कि भाई फ्रांस एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष और समावेशी होने का दावा करता है। यानी धर्मनिरपेक्ष यानी कि हम सभी धर्मों को मान्यता देते हैं, कोई हमारा एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है राज्य का। इसके अलावा समावेशी है, समावेशी का मतलब ये है कि हम विभिन्न जो संस्कृतियाँ हैं, विभिन्न कल्चर्स हैं, विभिन्न मान्यताएं वाले लोगों को, उन सबको समावेशी बना रहे हैं, उन सबका समावेश कर रहे हैं अपने देश में। तो यहाँ पर यूरोपीय मूल के लोग ही नहीं रहते हैं, उत्तरी अफ्रीका के लोग भी रहते हैं, अन्य इलाकों से आए नागरिकों की भी यहाँ पे पहचान है। तो यहाँ पर इन्होंने सार्वजनिक पहलुओं में ये कहा गया, इन्होंने कहा है इस फ्रांसीसी भाषा संस्कृति से ये आत्मसात हो जाएं। यानी इनका ये मानना है कि वे अपने जीवन के सार्वजनिक पहलुओं में फ्रांसीसी भाषा संस्कृति से जो है यहाँ पर आत्मसात हो जाएं, यानी कि अपने दैनिक जीवन में फ्रांसीसी भाषा यूज करने लगें तो वो नागरिक मान लिए जाते हैं। तो इस तरह की इन्होंने जो है यहाँ पर ये चीज़ें रख दी हैं, कंडीशन रख दी हैं, जिसके जरिए इनको जो है नागरिकता प्रदान कर देते हैं ये लोग। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे यहाँ पर धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वासों के बारे में इन्होंने ये कहा शुरुआत में कि भाई ये निजी मामला है। यानी यहाँ पर एक ये भी बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि हमें क्या सार्वजनिक बनाना है, क्या निजी बनाना है। यानी हम जब नीतियाँ बना रहे होते हैं किसी देश के निर्माण की, या किसी देश के नागरिकों को नागरिक प्रदान करने की नीतियाँ बना रहे होते हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से तत्वों को, कौन कौन से अवयवों को हम सामाजिक या सार्वजनिक रूप से रखें और निजी रूप से रखें। जैसे हम कह देते हैं कि भाई ये सार्वजनिक मुद्दा है, कोई व्यक्ति जो है फ्रेंच भाषा बोलता है, एक सार्वजनिक मुद्दा है, फ्रेंच भाषा बोलने वाला है और वहाँ की संस्कृति कल्चर में ढला हुआ बंदा है, तो आ सकता है यहाँ पर। लेकिन जब हम यही कह देते हैं कि भाई धार्मिक विश्वास जो है किसी के, वो अपने किसी व्यक्ति के निजी क्षेत्र में रहते हैं, और बाद में क्या होता है, कुछ सालों बाद एक आंदोलन खड़ा होता है। आंदोलन ये खड़ा होता है कि भाई फ्रांस में एक सिख छात्र स्कूल में पगड़ी पहनकर जाता है, मुस्लिम लड़कियाँ जो हैं स्कूली वर्दी के साथ साथ सिर पर दुपट्टा डाल के जाती हैं, तो ऐसे में वहाँ पर प्रतिरोध खड़ा हो जाता है। वहाँ पर ये लोग कहते हैं नहीं, स्कूल में ये सब अलाउ नहीं है। अब ये जो प्रतिरोध खड़ा हुआ, प्रतिरोध क्यों खड़ा हुआ, ये खड़ा हुआ कि जब धार्मिक प्रतीक
जो था धार्मिक प्रतीकों को इन्होंने निजी जीवन की स्वतंत्रता दे दी। पहली बात तो इन्होंने यही कहा कि भाई इससे हमें लेना देना नहीं है कुछ भी शुरुआत में, कि धार्मिक विश्वास आपके निजी विचार हैं। अब निजी विचार जब आपके सार्वजनिक जीवन में गए तो प्रतिरोध खड़ा हुआ। तो यहाँ इसकी वजह से आपने देखा होगा ये सब प्रतीकों के बारे में तमाम बार से सामना जो समस्याएं हैं इनका सामना करना पड़ता है। यानी इससे कुछ स्कूलों ने इस आधार पर अमान्य कर दिया था कि यह सरकारी शिक्षा के सार्वजनिक क्षेत्र में धार्मिक प्रतीकों को लाने का मामला है। यानी सरकारी क्षेत्र शिक्षा के जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं यहाँ पे धार्मिक मामले आपके निजी मामले बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। यानी कुछ लोगों ने कोशिश भी की, यानी कि हमारा निजी मामला है तो सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर स्कूलों ने इस आधार पर से मना कर दिया कि नहीं, आप अपनी पगड़ी पहनते हैं, आप जो भी आपकी धार्मिक जो भी ड्रेस है वो आप अपने घर पे पहनिए, स्कूल में आपका स्कूल का ही सिविल कोड यूनिफॉर्म कोड है वही आप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह के आंदोलन भी उठे हैं। तमाम बार फ्रांस जैसी जगहों पर भी ये जो बात कही गई है कि हम एक जो धर्मनिरपेक्ष देश हैं, समावेशी देश हैं, और हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को सार्वजनिक तौर पर रख रहे हैं, जैसे हम इस आधार पर नागरिकता दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हम निजी क्षेत्र में रख रहे हैं, जैसे धर्म वगैरह को निजी क्षेत्र में रख रहे हैं। तो धर्म के आधार पर लोगों ने अपनी अपनी मांग उठाई है, तो वहाँ पर एक प्रतिरोध खड़ा हो गया है, यानी विवाद क्रिएट हो गया है। तो वो यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पूर्व यहाँ पर एक चिंतन मंथन है, यह है जिम्बाब्वे के बारे में। तो जिम्बाब्वे की स्थिति बताई गई है। यहाँ पे 4400 गोरे परिवार हैं, इनके पास 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, यानी कि उपजाऊ भूमि का 32% है। वहीं 10 लाख काले पीपल हैं, काले लोग हैं, इनके पास मात्र 1.6 करोड़ हेक्टेयर है, यानी कि कुल जो टोटल भूमि है फर्टाइल उसका 38% है। लेकिन गोरे लोगों की भूमि बहुत ज़्यादा सिंचित भी है, यानी बहुत ज़्यादा सिंचाई वाली उपजाऊ भी है। इनकी भूमि जो है असिंचित है और ऊपर से जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगर हम पूरी आबादी में इनका प्रतिशत देखें गोरे लोगों का तो 0.06% है। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ यहाँ पर 1997 में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति जो थे रॉबर्ट मुगाबे ने इन्होंने आदेश दिया कि जितने भी गोरे लोगों के बड़े बड़े फार्म हैं उन पर कब्जा किया जाए, कब्जा करके जो ज़मीनें हैं वो गरीब काले लोगों में बांटी जाएं। तो इस तरह के यहाँ पे आपको जगह जगह विश्व भर में प्रतिरोध देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ के जो जिम्बाब्वे के जो लोग थे, जो जिम्बाब्वे के गोरे लोग थे, वो इस आधार पर बार बार कहते थे कि हम इस देश में 100 सालों से रह रहे हैं, तो 100 सालों से रह रहे हैं तो ये देश हमारा है। ठीक है, यानी हम 100 वर्षों से रह रहे हैं तो हम भी यहाँ के बासिंदे हैं। लेकिन फिर भी हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर एक प्रतिरोध क्रिएट हुआ। प्रतिरोध क्रिएट यही हुआ कि असमानता की वजह से, यानी कि यहाँ पर जो गोरे लोग थे, गोरे लोग तो पहली बात तो ये थे, गोरे लोग क्या थे, औपनिवेश शासन के दौरान ये यहाँ पे जाके बस गए थे, रूल करने लगे थे, शासन करने लगे थे, और धीरे धीरे करके समय बीतता गया, उनके हाथों में जमीन वगैरह बनी नहीं, बड़ा हिस्सा बना रहा। लेकिन बाद में क्या था, सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन के दौरान इन्होंने यही कहा कि हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं, बासिंदे हैं, तो आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं। तो इनके साथ ऐसा जो किया गया वो किया गया असमानता के आधार पर, यानी अमीर गरीब की खाई को मिटाने की वजह से इनके साथ ऐसा किया गया। रॉबर्ट मुगाबे ने ये फैसला इसी वजह से लिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब नागरिकता के नए, यहाँ पे बताया गया है कि भाई नागरिकता के नए आवेदकों को अनुमति देने की कसौटी हर देश में भिन्न होती है, यानी कि हम किसको किस आधार पर नागरिकता देंगे ये बहुत भिन्न है। जैसे बताया गया है कि भाई नागरिकता प्रदान करने में इजराइल या जर्मनी जैसे देशों में धर्म या जाति मूल्य जैसे तत्वों को वरीयता दी जाती है। यानी इजराइल सबसे पहले धर्म के आधार पर दिखता है, और खास करके इजराइल की एक सख्त कानून ये है कि इजराइल में पाकिस्तान को एंट्री बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तानी नागरिकों को एंट्री बिल्कुल नहीं है। अब इसे मैं बहुत ही पॉजिटिव कदम बताऊंगा मेरी नज़रों में। क्यों नहीं है, क्योंकि बात यह है कि हकीकत बात बन चुकी है, आज पाकिस्तान जो है वास्तव में टेररिस्ट कंट्री है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी जाते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं, उनकी भाई गंदी मानसिकता जो है वो अपना प्रचार कराते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान की तो बिल्कुल एंट्री नहीं है। दूसरी बात ये धर्म के आधार पर, यानी ये देख लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, कोई ऐसी शक्ति तो नहीं है जो वास्तव में हमारे देश में अंदर ही अंदर विघटन डाले या हमारे देश में फूट डालने की कोशिश करे, तो इसे ये रोक देते हैं। वहीं जर्मनी, तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई जर्मनी में इन्होंने क्या किया, तुर्की मजदूरों को प्रोत्साहित किया कि वहाँ आएँ, काम करें, और उनकी स्थायी मांग है कि जर्मनी में ही जन्मे और पढ़े लिखे उनके बच्चों को जर्मन नागरिकता मिल जानी चाहिए। तो जर्मनी ने इस आधार पर रोक भी दिया कि तुर्की के मजदूर लेकर आए थे, लेकिन रोक भी दिया। तो बाद में फिर इन्हें नागरिकता वगैरह भी दी गई है। तो इन सब पर आज भी बहस जारी है, यानी कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, इजराइल क्यों कर रहा है, जर्मनी ऐसा क्यों कर रहा है, बहस भी जारी है। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत की स्थिति अगर मैं बताऊं तो भारत स्वयं को एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य कहता है। यानी हमारे यहाँ कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, सभी धर्मों को मानता है और लोकतांत्रिक देश हैं हम। यानी विभिन्न धर्मों में हमारे यहाँ संस्कृति के लोग आपस में जोड़ने के लिए अपने संकल्पित हैं।
आपने देखा होगा कि 1997 में देश का विभाजन हुआ था, जब मुस्लिम लीग से विवाद के दौरान विभाजन हुआ था, उसके बावजूद भी हमारा चरित्र जो था वो धर्मनिरपेक्ष ही रहा। क्यों रहा? आपने ये भी देखा कि मुस्लिम, सबको पता था कि भाई मुस्लिम पूरे नहीं जा सकते, वो तो केवल एक अपनी मोहम्मद अली जिन्ना की एक जिद की वजह से वो पर्टिकुलर हिस्सा देना पड़ रहा था, वरना सबको पता था कि मुस्लिम भारत के हर कोने कोने में फैले हुए हैं, वो पूरा मुस्लिम जा ही नहीं सकते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर जगह है ही नहीं रहने लायक। फिर भी हमने जो है देश विभाजन के बाद भी अपने चरित्र है धर्मनिरपेक्ष ही रखा। हम चाहते तो वहां पर भी हिंदू राष्ट्र कह सकते थे, लेकिन नहीं कहा। तो ये बताया गया है यहाँ पर। तो भारतीय संविधान ने भी विविधतापूर्ण तरीके से इसे जो है धरोहर को संजोए रखने का प्रयास किया है, तमाम कोशिश भी की है, समायोजित करने का प्रयास भी किया है। जैसे SC ST की जो महिलाएं हैं, विभिन्न समुदाय हैं, तो पूर्व में समान अधिकार से वंचित नहीं महिलाएं हैं ये, तो इन्हें अंडमान निकोबार में रहने वाली जनजातियां हैं, तो इन सभी समुदायों को पूर्ण और समान रूप से नागरिकता दी है और हमने समान अधिकार भी दिए हैं। आपने देखा है हमारे संविधान में कोई विभेद नहीं किया जाता है किसी भी आधार पर। ये सब चीजें हैं। तमाम लोगों की बताया गया कि भाई इसे लोगों की उनकी निजी आस्था, भाषा, सांस्कृतिक रिवाजों को छोड़ने के लिए बाध्य किए बिना हमने सभी को अधिकार उपलब्ध कराना था। यानी हमने जो संविधान बनाया, संविधान में जो उपबंध रखे, उनके जरिए हमने ये भी रखा कि भाई जो हाशिए पर छूटे हुए लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनकी भी हमने भाषाई पृष्ठभूमि को संरक्षित करने के लिए हमने जो है प्रयास किए, कानूनी उपबंध बनाए, जिससे कि लोग संविधान में मिलने वाले अधिकारों के तहत अपने जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो भी अपने अधिकारों को सुरक्षित रख पाएं, या फिर जो हाशिए पर छूटे लोग हैं या फिर आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनकी भी संस्कृति बनी रहे। तो आप देखेंगे जब दिल्ली में गणतंत्र दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की परेड होती है, तो वहाँ पर आपको विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति, धर्म लोगों के सम्मिलित रूप से देखने को मिल जाएंगे, ये प्रतिबिंबित करते हैं हमारी परेड में। तो ये इस तरह की हमने यहाँ पर अपने यहाँ का एक जो अपना कह सकते हैं संविधान क्रिएट किया, जिससे कि हमारे यहाँ समावेशिता कहीं ना कहीं बिल्कुल उसका हनन ना हो, सभी लोग एक तरह से समावेशी रूप से भारत का निर्माण करें और भारत को आगे ले जाएं, किसी तरह का कोई विभेद ना हो। यहाँ बताया गया भाई नागरिकता का जो संबंधित प्रावधान है, यानी आपको पता होगा आर्टिकल 5 से लेकर, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में प्रावधान है, संविधान का दूसरे भाग में है ये। तो ये संसद द्वारा पारित कानूनों में हुआ है। तो इनके बारे में बताया गया कि भाई नागरिक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के दूसरे भाग और संसद द्वारा बाद में जो पारित कानून है, इनमें नागरिकता का जिक्र किया है। संसद ने बाद में भी कानून बनाए हैं, नागरिकता किस आधार पर देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए, तो इनमें जिक्र किया गया है। तो ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं इन सब के बारे में। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण या किसी भू क्षेत्र के राज्य क्षेत्र के शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है। यानी आपने अनुच्छेद 5 से लेकर अगर 11 तक आप पढ़ेंगे तो हमारे में जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, यानी वंश का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति, उसके दादा दादी यहाँ के थे और वो व्यक्ति ब्रिटेन वगैरह चला जाता है और वो कहता है कि भाई हमारे दादा दादी यहाँ के हैं तो हमें इस आधार पर नागरिकता दे दो, तो ऐसी नागरिकता मिल जाती है। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करवाकर, देशीकरण या किसी देशीकरण का मतलब ये क्या है कि कोई क्षेत्र हमने अपने कब्जे में ले लिया। जब हम कोई क्षेत्र अपने कब्जे में लेंगे तो वहाँ पर रहने वाले जो नागरिक हैं उन नागरिकों को भी भारतीय नागरिकता प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर वो सब चीज़ें हमारे यहाँ हैं। यानी हमारे यहाँ ये भी प्रावधान है कि राज्य को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। ये भी है हमारे यहाँ, यानी हम इस तरह से कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इन सब प्रावधानों के बावजूद भी हमारे देश में आप देखेंगे ये सब मुद्दे उठते रहते हैं। समावेशी प्रावधानों में महिला आंदोलन, दलित आंदोलन, विकास योजनाओं को प्रस्तावित करने वाले, यानी कि ये जो असमानता व्याप्त नागरिकता के बावजूद भी इन सबको लेकर तमाम तरह के हमारे यहाँ मुद्दे उठते रहते हैं। तो ये जैसे जैसे समाज बदल रहा है वैसे वैसे हमारे नए नए मुद्दे उठते जा रहे हैं और नई नई मांगे हमारे सामने आती जा रही हैं। तो ये सब यहाँ पर कहा गया है कि हमने बहुत हद तक जो नागरिकता वाला पोर्शन है उसे बचा के रखा है ताकि कोई हमारे यहाँ टकराव ना हो। लेकिन फिर भी हमारे जो तमाम अभी मुद्दे रह गए हैं, छूट गए हैं, उन पर हम अभी भी कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। तो उनके बारे में इसमें जिक्र किया गया है इस पैराग्राफ में। आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक नागरिकता, अगली हेडिंग है सार्वभौमिक नागरिकता। यूनिवर्सल सिटीजनशिप का जो मुद्दा है या यहाँ पर इसका सार्वभौमिक नागरिकता वाला जो प्रश्न है, ये सबके जेहन में क्यों आया? इसके पीछे कुछ रीजन है। रीजन सबसे बड़ा ये है जो आप देख रहे हैं घुसपैठ जो हो रही है, यानी आप शरणार्थी वगैरह देखते हैं, अवैध अप्रवासी वगैरह देखते हैं जो चोरी छिपे एक देश से दूसरे देश में घुस जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा एशिया, अफ्रीका के बहुत सारे लोग यूरोप या अमेरिका में चोरी छिपे घुसने के लिए तमाम जो दलाल वगैरह हैं उनको पैसे दे देते हैं। आपने पढ़ा भी होगा काफ़ी बार लोग जो हैं, जो मैक्सिको वाला बॉर्डर है उसके जरिए जो है यहाँ पर अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। तो ये हैं, यानी ये जो आप इन लोगों की तस्वीरें हैं अपने आप लगातार अपने टीवी, टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया में देखते हैं। तमाम बार आपने देखा है कि भाई कुछ युद्धग्रस्त इलाके हैं या फिर ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पर अशांति वगैरह कायम, जैसे ये सूडान का डरफा क्षेत्र के शरणार्थी हैं, फिलिस्तान है, बर्मा या बांग्लादेश के शरणार्थी, ये सभी उदाहरण हैं और आप इनको आप देखते भी हैं। तो ये जो देश हैं ये यहाँ पर
मान लेते हैं हम कोई देश हो, कोई देश में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो अपना वो उनके उपबंध बने हुए हैं। हर देश का अपने अपना एक शर्तें हैं, उन शर्तों पर ही जो जब कोई व्यक्ति खरा उतरेगा तभी वो नागरिकता प्राप्त कर पाएगा। जैसे हमारे यहाँ शर्तें कुछ निहित की गई हैं कि कोई व्यक्ति जो है यहाँ का या तो वंश हो उसका, ठीक है, या फिर कुछ और भी रीजन हो, तो हमने ऐसे करके कुछ शर्तें रखी हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है वो शर्तें मैच कर जाती हैं या शर्तें उन शर्तों पर ये लोग खरे उतर जाते हैं तो नागरिकता मिल जाती है। और काफ़ी बार ये भी होता है कि जो लोग इन सब शर्तों का पालन नहीं कर पाते हैं तो वो नागरिकता से वंचित रह जाते हैं। ये साफ साफ आप जानते हैं। तो हमने तमाम इस तरह के कानून जो है हमने बताया था कि आपके संविधान के दूसरे भाग में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में हमारे उपबंध वर्णित हैं, और कुछ हमने संसद से भी कुछ कानून पारित करवाए हैं जिनके जरिए नागरिकता किसको देनी है या नहीं देनी है। जैसे आपने सुना होगा CCAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं क्या, ये सब क्या है, यानी कि किसको नागरिकता देनी है या नहीं देनी है, तो इन सब के लिए कानून लाए गए हैं ये। तो वर्तमान में सभी देश यही कोशिश कर रहे हैं, सभी देश यही कहते हैं कि हम तो नागरिकता दे रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रतिबंध जो हैं वो लगातार प्रतिबंध आपको देखने को मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि भाई ये जो गतिविधियां हैं इस तरह की, उन लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये देशांतरण हो क्यों रहा है कि आज अगर वर्तमान में हम देखेंगे तो बॉर्डर भी हमारे बने हुए हैं, दीवार लगी है, बाढ़ बनी हुई है, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर लोग देशांतरण कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। इसका रीजन है युद्ध है, उत्पीड़न है, अकाल है, या फिर कुछ अन्य कारण भी हैं जिनकी वजह से लोग जा रहे हैं। तो इन्हें यानी कि कोई भी देश इन्हें अंगीकार स्वीकार करने के तैयार नहीं है। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं, ये राजभीन हो जाते हैं या फिर रिफ्यूजीज यानी शरणार्थी बन के रह जाते हैं, जो कि जो शिविरों में अवैध प्रवासी के रूप में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी देश का इतिहास उठा के देखें, किसी देश के संविधान को उठा के देखें, तो कोई भी देश का संविधान इस तरह के व्यक्तियों को अपने देश में ना तो नौकरी करने का अधिकार देता है, ना ही किसी पद पर पहुंचने का अधिकार देता है, क्योंकि नागरिक ही नहीं है। भाई नौकरी करोगे तो उसके लिए नागरिकता का कुछ तो होना चाहिए, प्रूफ, कुछ तो किसी के जरिए कभी तो आप वहाँ पे नागरिक यानी यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ तो हो आपके पास। ये देखिए ये लोग अगर आप अपने मन में सोचेंगे सर हमारे यहाँ तमाम ऐसे फर्जी लोग रह रहे हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन फिर भी आपके सामने एक बुनियाद तो होना चाहिए कि भाई जिसके जरिए आप वहाँ पे नौकरी कर सकें। ना ही ये अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाते हैं, संपत्ति भी अर्जित नहीं कर पाते हैं, यानी संपत्तियों की खरीद फरोख्त भी नहीं हो पाती है ऐसे में। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र जो है इसने इनकी मदद के लिए, ये जो है जांच की मदद करने के लिए इसने उच्चायुक्त नियुक्त किया हुआ है कि भाई ऐसे लोग जो शरणार्थी वगैरह हैं तो उनकी मदद कैसे की जाए, शरणार्थी वगैरह को उनके अधिकारों को कैसे मुहैया करवाया जाए, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र यहाँ पे प्रतिबद्ध है इन सब के लिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये बनी हुई है कि भाई नागरिक के रूप में अंगीकार स्वीकार करना ये एक बहुत कठिन मानवीय समस्या भी है और राजनीतिक समस्या भी है। मानवीय समस्या क्यों है, मानवीय समस्या ये है कि भाई कोई देश के नागरिक ये थोड़ी ना चाहेंगे कि हमारे संसाधन कोई बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं वो हमारे संसाधनों पर कब्जा कर लें, कोई नहीं चाहेगा। अब आप खुद सोच लीजिए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे अगर आपके घर में मान लीजिए अभी आपका घर हम दो हमारे दो यानी 4 लोगों वाला घर है, चार व्यक्ति हैं आपके परिवार में, और आपके परिवार में ये कह दिया जाए कि भाई 2 लोग और हैं, इन्हें आप अपने घर में रख लीजिए, इन्हें अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दीजिए, आप तैयार हो जाएंगे? नहीं होंगे। यानी आपसे ये कह दिया जाए कि आपके 4 लोगों का परिवार है, आप अपने घर में 2 व्यक्ति और रख लीजिए अनाथ बच्चों को, और आप अपने प्रॉपर्टी में से भी इन्हें हिस्सा दे दीजिए, आप दे देंगे? नहीं देंगे। तो वही स्थिति यहाँ पर भी क्रिएट होती है देश में, जहाँ पर संसाधन सीमित हैं तो वहाँ पर एक प्रतिरोध क्रिएट हो जाता है, लोग विरोध में उतर आते हैं कि भाई हम इन्हें क्यों अपने यहाँ रखें, कुछ तो रीजन हो, किस लिए रखें इन्हें। तो ये एक मानवीय समस्या भी है और राजनीतिक समस्या तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन हर कोई राजनीतिकर्ता यही चाहता है कि भाई हमारा देश आगे बढ़े, उन्नत हमारे आगे पहुंचे, हमारे यहाँ कम से कम जनसंख्या हो, कम से कम जो है हमारे यहाँ जो है लोग हों, तो हम उनके बेहतर कल के लिए कुछ उपाय कर पाएं। लेकिन हमारे भारत में थोड़ा उल्टा है। उल्टा क्यों है? हमारे यहाँ के नेता क्या है, केवल वोट लेने से मतलब है, विकास से मतलब नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, घुसपैठ भी करवाते हैं। जैसे बंगाल आपके सामने बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। यानी बंगाल में हजारों की संख्या में जो घुसपैठिए बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो वहाँ की जो वर्तमान गवर्नमेंट है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, वर्तमान गवर्नमेंट ने तमाम हजारों घुसपैठियों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड बनवाए हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये इस तरह की जो गतिविधियां या घटनाएं घटित हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी देश की सुरक्षा के साथ भी कहीं ना कहीं गंभीर खतरा है। आपने पढ़ा भी था, आपने जब हम पहले पढ़ा रहे थे तो आपने देखा भी था कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो घुसपैठ होती है, 90% जो घुसपैठ जो हमारी होती है वो बांग्लादेशियों की होती है। बांग्लादेश की जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है लगातार, और बांग्लादेश से कहाँ आ रहे हैं, हमारे बंगाल में आ रहे हैं। और बंगाल की सरकार इतनी महान है कि भाई वो केवल वोट बैंक के लालच में कि हमें वोट पड़ने चाहिए, इस लालच में घुसेड़ ले रही है। तो अनियंत्रित भीड़ कहीं ना कहीं हमारे लिए सुरक्षा के संदर्भ में देश को जोखिम में कोई डालना नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमने लोगों को आश्रय नहीं दिया है, हमने लोगों को आश्रय दिया है।
भारत ने जैसे उत्पीड़ित लोगों को आश्रय दिया है, जैसे आपने देखा 1959 में हमने दलाई लामा और उनके समर्थक जो तिब्बत से आए थे उनको आश्रय दिया, आज भी हमारे देश में रह रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग जो हैं अवैध रूप से हमारे देश में आ जाते हैं और यहाँ पर राजहीन व्यक्तियों के रूप में पड़े रहते हैं। इनमें से अनेक लोग बरसों या महीनों तक राजहीन व्यक्तियों के रूप में पड़े रहते हैं, शिविरों में अवैध प्रवासियों के रूप में। तो इनमें से कुछ लोगों को नागरिकता मिल जाती है, कुछ लोग यहाँ पे वंचित रह जाते हैं। तो ये समस्या आज भी बनी हुई है। यानी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब नागरिकता देने की बात आती है तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो लोग, वैसे हमारे देश में भी है, मुद्दा भी उठाता CAA NRC को लेकर कि भाई क्यों आप आने नहीं दोगे, ये है वो है। तो फिर कुछ लोगों ने यही कहा कि भाई मान लीजिए आपके घर में 4 लोगों का परिवार है, क्या आप उसमें एक व्यक्ति को रखेंगे अपने घर में लेके आएंगे? जिस देश में खुद जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो, जहाँ पे रिसोर्सेज अपने आप में कम हो, और आप यहाँ की नौकरियों को, यहाँ के अधिकारों किसी और को देने की बात कर रहे हैं, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यानी आप खुद भी देख रहे होंगे हमारी जनसंख्या लगभग जो 135 करोड़ हम लोग चिल्लाते हैं, उससे भी ज़्यादा निकल चुकी है। मेरा मानना ये है कहीं 140 करोड़ के लगभग जनसंख्या पहुँच चुकी है। तो 140 करोड़ के लगभग वाला जो देश हमारा है, उस देश में हम बाहर से प्रवासियों के, घुसपैठियों को आने दें तो क्या हमारे अधिकार, हमारी जो कह सकते हैं जो हमारे रोजगार के अवसर हैं, क्या वो कम नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल कम पड़ जाएंगे। तो इन सब के बारे में सोचना चाहिए और इन सब के बारे में एक मत भी रहना चाहिए। मेरा मानना यह है देश के नागरिकों को एक मत भी रहना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है कि तमाम लोगों को जो नागरिकता नहीं मिल पाती है वो एक समस्या बना हुआ है। समस्या यही बना हुआ है कि फिर इनका क्या किया जाए, इन्हें कैसे पहचान दी जाए, क्या कुछ ऐसे उपबंध बनाए जाए जिससे कि यूनिवर्सल सिटीजनशिप का कुछ नियम बनाया जाए। यानी हर नागरिक, हर देश का, चाहे कोई भी व्यक्ति सही, एक सार्वभौमिक नागरिक तो है ही है, यानी उसकी कुछ ना कुछ तो है। तो यहाँ पर इन सब के बारे में सोचने की ज़रूरत है। इस सब के बारे में अगली जो चर्चा हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो इन सब के बारे में यानी विश्व नागरिकता कैसे प्रदान की जाए, इसके बारे में यहाँ पर अगले खंड में चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, जैसे बताया गया है 2004 में सुनामी आई दक्षिण एशिया में। इसके अलावा तो लोगों में सहानुभूति और सहायता की भाव जो है, जहाँ जो भाईचारे की भावना टूट पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का ताना बाना आतंकवादियों को जोड़ने में मदद करते हैं। आतंकवादियों को जोड़ने का मतलब ये है, अंतर्राष्ट्रीय ताना बाना का मतलब क्या है कि आतंकवादी जो घुसपैठिए होते हैं, इन्हीं की वजह से, लूप होल्स की वजह से क्या होता है, देशों में घुस जाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। तो हमारे सामने कहीं ना कहीं हमारे सामने चुनौतियाँ भी हैं और समस्या भी है। समस्या ये है कि तमाम लाखों बच्चे जो मर जा रहे हैं, बेघर होकर मर जा रहे हैं, भुखमरी के कगार पहुंच जा रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और वहीं एक चुनौती ये है कि इसकी आड़ में आतंकवादी भी घुस रहे हैं हमारे यहाँ। तो हमें इनसे कैसे निपटा जाए? तो यहाँ पर विश्व भर में विश्व नागरिकता की समर्थक ये दलील देते हैं यहाँ पर कि चाहे विश्व कुटुंब हो, यानी वसुधैव कुटुंबकम हम ये कहते हैं, या वैश्विक समाज अभी विद्यमान नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय समाज सीमाओं के आर पार लोग एक दूसरे से जुड़ा महसूस करते हैं। यानी कि यहाँ पर विश्व नागरिकता के समर्थक ये मानते हैं कि जो सार्वभौमिक नागरिकता का मुद्दा उठाते हैं, सार्वभौमिक नागरिक बनाने की बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि विश्व कुटुंब या वैश्विक समाज मान लिया अभी विद्यमान नहीं है पूरी तरह से, ठीक है, यानी पूरा विश्व जो है हमारे कुटुंब के रूप में, परिवार के रूप में ऐसी अभी मानसिकता लोगों की नहीं है। लेकिन फिर भी लोग जब समस्याएं दूसरे देशों पे आती हैं तो लोग मदद करते हैं। तो उस आधार पे हमें जो है लोगों को, ऐसे लोग जो हैं जो किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, किसी पीड़ा की वजह से, युद्ध वगैरह के संकट से गुजर रहे हैं, उन देशों की सहायता करनी चाहिए। यानी कि ये विश्व नागरिकता की दलील देने वाले जो लोग हैं उनका मानना यही है कि जैसे हम ये देखते हैं भाई किसी देश पर पीड़ा आई, हम खड़े हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी देश के नागरिकों के साथ पीड़ा आती है तो हम कुछ दिन के लिए अपने देश में उसे शरण दे दें, यानी कि जिससे कि वो अपना आराम से यहाँ पर रह सके कुछ दिन के लिए और बाद में चला जाए। जैसे हमने, आपको याद होगा, यहूदियों को शरण दी थी हमने, यानी कि जो यहूदी कत्लेआम चल रहा था जिस समय जर्मनी में और आपके यूरोप में, उस समय हमारे देश में जो है गुजरात में यहूदियों को शरण दी गई थी। तो इस वजह से आज इजराइल जो है हमारा कृतज्ञ है, यानी कि हमारा जो बार बार लड़ चुका है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी, यानी कि हमने ये सब उपाय अपनाए हैं। लेकिन मैं वही कहना चाहूँगा, यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा तब उत्पन्न हो जाता है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, जब कोई शरणार्थी यहाँ पर हमारे यहाँ आतंकवाद के प्रसार के उद्देश्य से आता है, तो वो वास्तव में देश की के लिए एक बहुत बड़ा खतरा क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही उपाय हैं। हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन हमारे लिए हितैषी है और कौन हमारे लिए यहाँ पर खतरा है। उसी आधार पर हम यहाँ पर कुछ आगे उपबंध बना पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह की जो बात है, ये विश्व नागरिकता वाले लोग यही बात कह रहे हैं कि तो हमें ऐसी भावना, हमें यानी मानते हैं, हमें इस भावना को मजबूत करना चाहिए और एक विश्व नागरिकता की अवधारणा की दिशा में सक्रिय होना चाहिए। विश्व नागरिकता का मतलब क्या है कि यानी कि जब किसी के पर संकट आए देश में, तो हमें ऐसे संकट से उबारने के लिए उस देश के नागरिकों का साथ देना चाहिए। यहाँ पर इनका मानना, विश्व नागरिकता के समर्थकों का मानना यही है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय नागरिकता की अवधारणा में ये मानती है कि हमारी राज्य सत्ता हमें वही सुरक्षा अधिकार दे सकती है जिसकी हमें आज विश्व में गरिमा और जीने के लिए ज़रूरत है।
ठीक है। यानी कि हम राष्ट्रीय नागरिकता में हम यही तो मानते हैं कि विश्व भर में जो चीज़ हमें जीने के लिए आवश्यक है वो चीज़ हमारे देश का संविधान हमें दे रहा है तो इम्पोर्टेंट है। तो इन सब के ऊपर जो है जो विश्व नागरिकता वाले समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि जिस तरह से आप किसी देश के नागरिक होने के बावजूद अपने देश से अपेक्षा लगाते हैं, वैसे ही कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाएं जिन परिस्थितियों में कोई विदेशी व्यक्ति आपके यहाँ नागरिकता की सहायता मांगे तो आपको भी उसकी मदद करनी चाहिए। तो विश्व नागरिकता की धारणा के आकर्षणों में एक यह है कि इससे राष्ट्रीय सीमाओं की दोनों ओर की उन समस्याओं का मुकाबला आसान करना हो सकता है। यानी कि मान लीजिए हमारे आसपास जो समस्याएं व्याप्त हैं, जैसे कुछ लोग जो है राज्यहीन हैं, कुछ लोग जो है इनके पास आवास नहीं है या फिर अपने देश को नहीं बचा पा रहे हैं, तो आप अगर उनकी मदद कर देंगे तो हो सकता है भाई आप अच्छे मित्र भी बन जाएं, आपके मित्र संबंध भी क्रिएट हो जाए। यानी आप आने वाले सालों में वहाँ के नागरिक आपकी पूरी पूरी सहायता भी करें, जैसे इजराइल ने की। तो ये भी पॉसिबल है। यानी इजराइल के जो बासिंदे थे, यानी यहूदियों को हमारे यहाँ शरण दी गई थी, तो उसका यानी कि जब जब यहूदियों ने अपना इतिहास बाद में उठा के लिखा है और उन्होंने सब अपने यहूदियों से यही जो है कन्फर्म किया कि बताइए आप पर किस किस देश ने अत्याचार किए हैं, तो एंड में निकल के आया कि भारत एक ऐसा देश है जिसने हम पर कोई अत्याचार नहीं किया। वास्तव में यहूदी हमारे देश में जो रहे, कोई अत्याचार उन पर नहीं हुआ, बिल्कुल अपने घर के जैसे यहाँ पर रहे। तो यहाँ पर इससे दोनों ही बातें निकलती हैं कि यानी कि एक तो बात यह है कि अगर हम किसी को शरण देते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं और आने वाले समय में हमारी सामरिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये विश्व जो नागरिकता की बात करने वाले समर्थक हैं, तो वो समर्थक कुछ ऐसा ही मानते हैं, लेकिन यहाँ पे समस्याएं बहुत सारी हैं। समस्याएं यही हैं कि जब हमारा कोई अड़ोसी पड़ोसी देश आतंकवाद वाला हो तो ऐसे में वहाँ के नागरिकों को नागरिकता देना एक बहुत बड़ा चुनौती बन जाती है। जैसे पाकिस्तान वास्तव में अगर आप देखें तो पाकिस्तान पूरी तरह से वहाँ की किताबों में, पाठ्यक्रम में एक ही चीज़ भर दी गई है कि भारत आपका दुश्मन देश है। कभी भी आप देखें, उठा के कभी देखें तो आप यही पाएंगे। तो ऐसे देश जो होते हैं जो इनकी मानसिकता ही गंदी है, बार बार लगातार बॉर्डर पर अटैक कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे डेली इंडियन आर्मी के 1 या 2 जवान शहीद हो रहे हैं, डेली शहीद हो जा रहे हैं। तो ये क्या है? तो ऐसे देश के नागरिकों को जब नागरिकता देने की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं इस मामले में सरकारों को भी यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ता है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो अलर्ट रहती हैं और वो इस बात को लेकर बार बार दोहराती भी हैं कि ऐसे नागरिकों को संदेह के दायरे में रखा जाए। तो इस बात को लेकर CA/NRC लाया गया, जिसका विरोध भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब मुद्दे जो राजनीतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं देश की सामरिक सुरक्षा से भी जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है उन्हें इन सब पर विचार करना ही होगा। और जैसे कि विश्व नागरिकता वाला सवाल है, इस पर हमने वास्तव में हम लोग खरे भी उतरे हैं। हमने एग्जाम्पल भी दिए, यहूदियों वाला दिया, तिब्बत के जो दलाई लामा थे उनका भी एग्जाम्पल दिया। तो भारत ने ये अपने फर्ज निभाया भी है। ऐसा नहीं भारत नागरिकता नहीं देता है, भारत ने बहुत सारे पाकिस्तानी नागरिकों को भी नागरिकता दी है। लेकिन सवाल वही हो जाता है कि कोई मान लीजिए इस नागरिकता की आड़ में कोई घुसपैठ करने जा रहा हो, तब बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, चैप्टर की बेसिक अवधारणा समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।